नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2025, 17 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते अपने पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है कार्बन प्राइसिंग से रिलेटेड। कार्बन प्राइसिंग, अभी ये क्या होता है कार्बन प्राइसिंग और क्यों है चर्चा में? देखो, चर्चा में जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है। जिस वजह से ये कार्बन प्राइसिंग चर्चा में है वो न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है। इस वजह से हम न्यूज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, न्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे एग्जाम में काम का है कि कार्बन प्राइसिंग क्या है, क्यों इसे लगाया जाता है, कौन लगाता है, क्या बेनिफिट है इसके, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही हमारे काम की चीज़ें है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन प्राइसिंग होता क्या है। सिंपल भाषा में आप समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है ना, यह एक तरीका है जिसमें सरकारें उन कंपनियों से पैसा लेती है जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती है। इसका मकसद कंपनियों को पर्यावरण नुकसान पहुँचा रही है, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, हम समझे, मान लीजिए ये ए नाम की कंपनी है। एक मिनट। कोई ए नाम की कंपनी है, मान लीजिए कोई ये ए नाम की कंपनी है। अब ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी है वो बना रही है, आप मान लो तंबाकू का उत्सर्जन कर रही है। तंबाकू लाइक बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ बना रही है, ठीक है। अभी बीड़ी सिगरेट वगैरह बना रही है ना, बनाने में किसका यूज़ करेगी? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, और भी कुछ चीज़ें यूज़ होगी। अब इसमें डायरेक्ट रूप से उत्सर्जन तो हो रहा है कार्बन का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, और भी कई सारी चीज़ों का हो रहा है। कंपनी यहाँ पे खोली है, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, उस पेड़ पौधों को इसने हटाया है। अब पेड़ पौधे हटे तो भी इनडायरेक्टली कार्बन उत्सर्जन को इस कंपनी के द्वारा बढ़ावा तो दिया गया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी कंपनी है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से, कोई भी कंपनी अगर कार्बन के उत्सर्जन को बढ़ावा देती है, तो बदले में उसे पैसे देने होंगे। बदले में उसे क्या करना होगा? पैसे देने पड़ेंगे। मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हो, आप उसमें कोई चीज़ें उत्सर्जित होगी कंपनी। आप कोई भी कंपनी चलाओ, अगर आप कंपनी चलाओगे तो उसे कंपनी जहाँ पे लगी है वहाँ पे पेड़ पौधे कटेंगे। कंपनी चलाओगे तो उसमें लाइट यूज़ होगी, वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड मॉर्निंग। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी तो वहाँ पे कार्बन का एमिशन होगा। तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो जिसमें आपको कोई कंपनी है वो एक जगह लगानी पड़ रही है, अगर वो कंपनी वहाँ पे लगाओगे तो आप कार्बन उत्सर्जित करोगे, और अगर आप कार्बन उत्सर्जित करोगे तो आपको पे करना होगा। तो गवर्नमेंट का साफ साफ कहना यही है कि कोई भी कंपनी अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रही है तो बदले में उसको पैसे देने होंगे। इसे कार्बन टैक्स कहा जाता है। यही है कार्बन प्राइसिंग, है यही कार्बन टैक्स है। इसका मतलब है जो कंपनियां हैं वो कार्बन को उत्सर्जित कर रही है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित कर रही है, बदले में उसको पैसे देने होंगे। बदले में उसे क्या करना पड़ेगा? पैसे देने होंगे, और यही होता है कार्बन प्राइसिंग। अब इसके बाद में आगे हम बात करेंगे कार्बन टैक्स क्या होता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दी गई है, जैसे कि कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये काम का नहीं है हमारे लिए, ना तो प्रीलिम के लिए काम का है, ना मेंस के लिए काम का है। अगर आपको लिखना हो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा विश्व स्तर पर या भारत की गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो वहाँ पे ऐसे फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो कि सरकार के द्वारा कार्बन प्राइसिंग है वो स्टार्ट की गई है, कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्बन टैक्स प्रारंभ किया गया है, कार्बन प्राइसिंग स्टार्ट की गई है, जिसमें पूरा विश्व है वो विश्व के ज़्यादातर देश इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे लिख सकते हो। एग्जैक्ट फिगर आपको डेटा आई थिंक आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप है ना कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें याद रहने वाली है नहीं। तो एग्जैक्ट फिगर याद रखने की आवश्यकता है नहीं। फिर कितने देश भाग ले रहे हैं, कोई नहीं छोड़ो। फिर इसमें कितना उत्सर्जन कवर किया जा रहा है, तो इसमें 28% जो उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, मान लो ग्रीन हाउस गैसों का 100% उत्सर्जन हो रहा है, उसमें से 28% जो उत्सर्जन है
उसको कवर किया जा रहा है किसके अंतर्गत, कार्बन प्राइसिंग के अंतर्गत। अभी 28% क्यों, 100% क्यों नहीं है भाई, 100% है वो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो आप पूरे को कवर क्यों नहीं कर रहे हो, आप आधे को कवर क्यों कर रहे हो, बिकॉज कि आप 100% को कवर करना है तो उसमें और भी तो चीज़ें आती है, कार्बन के उत्सर्जन के अलावा, कार्बन के एमिशन के अलावा इसमें और भी तो चीज़ें आ रही है, तो आप 100% को कैसे कवर कर पाओगे, 100% तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से केवल 28% है अभी तक ओनली 28% है ग्रीन हाउस गैस, इसको कार्बन प्राइसिंग के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये पॉइंट आपको थोड़ा अगर ऐसे अलग लगा है तो मैं फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो ग्रीन हाउस गैस ओनली कार्बन की वजह से तो हो नहीं रही है, और भी फैक्टर है। ओनली जैसे बड़े बड़े देश लाइक भारत है, यूएस है, चाइना है, ये तो कर नहीं रहे, छोटे देश भी तो कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए और भी फैक्टर है। कुछ कंपनी ऐसी है जो इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल मान लो आप गांव में कोई कंपनी लगा के चला रहे हो, अब उससे तो गवर्नमेंट पैसे लेने जा नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, आप कहोगे वो तो रजिस्टर की गई हो। मान लो कुछ कंपनी ऐसी होती है रजिस्टर भी नहीं करवाती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो रजिस्टर भी नहीं करवाती है, गांव में ऐसे धंधा चल रहा होता है, ईंटों के जो भट्टे होते हैं अब वो ऐसे ही चलते रहते हैं, तो उसको रजिस्टर भी नहीं करवाते, तो 100% तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा ना, 100% लोगों से टैक्स लेना पॉसिबल भी तो नहीं हो पाए ना, कैसे करोगे आप। तो अभी तक 28% से ही टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं, अब ये छोड़ो, ये काम की चीज़ें नहीं है, कैसे तरीके होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, हम आगे इसको समझ ही लेंगे, क्योंकि दो तरीके होते हैं मुख्यतः, एक तो कार्बन टैक्स, एक कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है, इसको आगे समझ ही लेंगे। टाइप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और कितने देशों के द्वारा किया जा रहा है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो मुख्यतः दो तरीके होते हैं, एक होता है कार्बन टैक्स, एक कार्बन टैक्स होता है, दूसरा होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, कितने देशों के द्वारा किया जा रहा है ये याद मत रखो, ओनली ये चीज़ याद रखो, कार्बन टैक्स और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इन दोनों पॉइंट को याद रखो, आपका है वो, मतलब अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, देखो क्या चीज़ कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्बन प्राइसिंग की, क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्बन प्राइसिंग की, कि कार्बन प्राइसिंग होता क्या है। जो कंपनियां होती है जो प्रदूषण फैलाती है, प्रदूषण कैसे फैला रही है, किसी भी प्रकार से फैला रही है, चाहे वो पेड़ पौधों को काट कर प्रदूषण फैला रही है, यानी कि कार्बन के एमिशन को बढ़ावा दे रही है, या फिर हो सकता है कि उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, ऐसे फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है, कोल का यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार से कार्बन को वो एमिट कर सकती है, कार्बन का एमिशन कर सकती है। अब इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कार्बन प्राइसिंग स्टार्ट किया, कि भाई या तो आप इसको बंद कर दो, अगर आप बंद नहीं कर पाते हो तो हमें पैसे दे दो, अगर आप हमें पैसे दोगे तो हम कहीं और पेड़ पौधे लगा देंगे, थोड़ा और जो रिन्यूएबल एनर्जी तो होती है उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए या तो आप हमें पैसे दे दो या इसे बंद कर दो। अब कंपनी बंद नहीं करेगी तो वो गवर्नमेंट को पे कर देगी, ये होता है कार्बन प्राइसिंग। अभी कार्बन प्राइसिंग है वो दो तरीके से लिया जा रहा है। एक तो क्या था, कार्बन टैक्स था, पहला था कार्बन टैक्स, फिर था एमिशन ट्रेडिंग। अभी कार्बन टैक्स और एमिशन ट्रेडिंग ये क्या वर्ड आ गए हैं, देखो कितने देशों द्वारा फैक्ट हमने छोड़ दिए, यहाँ पे ये देखो ये सारी चीजें हमने फैक्ट वगैरह छोड़ दिए, हमने बात की है दो तरीकों से लिया जा रहा है। कार्बन टैक्स है वो, यानी कि कार्बन पे जो प्राइस लगती है, कार्बन पे जो पैसे लगते हैं वो हम दो तरीके से ले रहे हैं। कौन कौन से दो तरीके, पहला है कार्बन टैक्स के माध्यम से, फिर है एमिशन को ट्रेड करके, ये होता है। अब ये क्या होते हैं, जस्ट अभी इसी के बारे में बात करने वाले कि कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है और एमिशन ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, कार्बन टैक्स क्या होता है और एमिशन ट्रेडिंग होती क्या है। अभी कितनी कमाई हुई नॉट इम्पोर्टेंट, कितनी कमाई हुई हमारे लिए काम की चीज़ नहीं, क्योंकि हमें पैसे मिलने वाले हैं नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेंस में लिखना हो तो क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, अगर मेंस में ये लिखना हो कि भाई साहब कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन प्राइसिंग है, क्या उसका कोई बेनिफिट हुआ, तो हाँ उसका बेनिफिट भी देखने को मिला था, इसका आर्थिक लाभ भी देखने को मिला है, इसका आर्थिक लाभ भी देखने को मिला है। और जो आर्थिक लाभ देखने को मिला है उस पैसों का हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं, सिंपल भाषा में उस पैसों का हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लिख सकते हो, मेंस में अगर लिखा तो इस प्रकार से लिख सकते हो। आपको ऐसे नहीं कि सारे पॉइंट याद कर लेने, नहीं इतने % का बेनिफिट हुआ है, इतने रुपए का बेनिफिट हुआ, नहीं इतना मतलब बिल्कुल उसको कॉम्प्लिकेट, जानबूझकर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है।
जो अगर सिंपल चीज़ है उसको सिंपल रखो। हाँ वो टफ है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, तो उसे याद रखो। जानबूझ कर जो सिंपल चीज़ें उसको कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये लागू होता है। मतलब देखो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, तो उसमें जो कार्बन प्राइसिंग है वो सबसे ज़्यादा किस पर लगेगा, सबसे ज़्यादा उसी कंपनी पर लगेगा, उसी सेक्टर की कंपनी पर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण करेगा। जैसे कि मैं आपको कहूँगा है ना, दो लड़कों में दो स्टूडेंट थे, मतलब दो ह्यूमन मान लो, इंसान मान लो, उनमें लड़ाई हो रही थी। अब ज़्यादा सज़ा किसको मिलेगी, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है, तो अब इस उन दोनों में से ज़्यादा सज़ा किसको मिलेगी, तो आप कहोगे ए नाम के व्यक्ति को मिलेगी। कि क्यों मिलेगी, ए नाम के व्यक्ति ने इसके 5 बंदों को जान से मार दिया है, और बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया, बी नाम के व्यक्ति ने ओनली इसको चाटा मारा है, बी ने इसको ओनली चाटा मारा है, और ए नाम के व्यक्ति इनके 5 बंदों को जान से मार दिया है। तो आप कहोगे ए नाम के व्यक्ति को ज़्यादा सजा मिलेगी, बिकॉज कि ए नाम का जो व्यक्ति है इसने क्राइम ज़्यादा किया है, क्राइम है वो ज़्यादा किया है, तो उसको सज़ा भी ज़्यादा मिलेगी। सेम ऐसी यहाँ पे बात की जा रही है कि कार्बन का जो एमिशन हो रहा है वो ज़्यादा भुगतना किसको पड़ेगा, कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उस पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो किसको पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो आप सिंपल कहोगे कि जो ज़्यादा उत्सर्जन करेगा, यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कौन करेगा, वेरी गुड मॉर्निंग, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कौन करता है, तो पावर सेक्टर, यानी कि बिजली की जो उद्योग होता है ना, बिजली की जो इंडस्ट्री जो पावर बनाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, उनको ज़्यादा देना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना रही है लोग, कोल का उपयोग करके, और कोल क्या करता है, कार्बन को एमिट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन ट्रेडिंग के तहत या कार्बन टैक्स के तहत जिस पे सबसे ज़्यादा पैसे लगेंगे वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो पावर सेक्टर होता है उस पर ज़्यादा पैसे लगेंगे। समझ में आया पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी कई इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि कृषि जो अपशिष्ट वगैरह होता है उनको नष्ट करने वाली जो होती है उन पे कम लगता है, बिकॉज कि यहाँ पे एमिशन कम लगता है। जहाँ पर एमिशन कम होगा, जो क्राइम कम करेगा उसको वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, जो एमिशन कम करेगा, जो क्राइम कम करेगा वो भुगतान भी कम करेगा, जो क्राइम ज़्यादा करेगा वो भुगतान भी ज़्यादा करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक देखो समझ में आया, हमने यहाँ तक क्या बात की है, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बात की है कार्बन प्राइसिंग के बारे में। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, सिंपल भाषा में सुनना, कार्बन प्राइसिंग का मतलब होता है कंपनियाँ होती है वो प्रदूषण करती है, जितनी भी कंपनियाँ हैं वो किसी न किसी माध्यम से प्रदूषण तो कर रही है, एमिशन कर रही है, प्रदूषण कर रही है, तो उसका हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान हो रहा है। इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, अलग अलग संधियाँ होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, कन्वेंशन ट्रीटीज जो भी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप है ना एमिशन करते हो, या तो एमिशन को रोक दो, या तो जो आप प्रदूषण कर रहे हो उसको रोक दो, और अगर आप उसको नहीं रोक सकते हो तो आप क्या करो, हमें बदले में पैसे दो। अब इसे पैसे लेने के लिए गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके निकाल रही है, ठीक है। यहाँ पे तरीकों के बारे में बात की गई है, यहाँ पे कुछ और डेटा दिया गया है कि कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं, कितने देश ले रहे हैं, काफ़ी सारे देश ले रहे हैं। अब एग्जैक्ट नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर कितनी ऊर्जा को कवर कर रहे हैं, तो माम एग्जैक्ट नंबर याद यहाँ पर भी मत रखना, आप अनुमान लगा लो कि 20% से ज़्यादा है उसको है इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। 20% से ज़्यादा है उसको कवर किया जा रहा है, इतना याद रख लो। फिर कितने तरीके हैं, 2 तरीक़ों से कार्बन टैक्स वसूला जाता है। 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक होता है कार्बन टैक्स के माध्यम से, हम बात करें कार्बन पे जो कंपनी एमिट कर रही है, जो कंपनी प्रदूषण कर रही है उससे पैसे वापस लेने हैं। तो कितने तरीक़ों से पैसे वापस निकाल सकते हो, एक तो उस पर कार्बन टैक्स लगा दिया, दूसरा हम क्या लगा रहे हैं, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एक तो ETS लगा रहे हैं, एक कार्बन टैक्स लगा रहे हैं कि भाई मेरे को कंपनी वालों को बोला मेरे को पैसे दे, तो कि वो कंपनी वाला बोलेगा मैं तेरे को पैसे किस तरीके से दूं, या तो कार्बन टैक्स के रूप में दे दे या एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में दे दे। अब ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं कि कार्बन टैक्स क्या होता है और कार्बन एमिशन क्या होता है। फिर यहाँ पे बात की कमाई कितनी हो रही है, काफ़ी सारी कमाई हो रही है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना है, काफ़ी सारी कमाई हो रही है, इतना लिख सकते हो। फिर बात करिए यहाँ पे किन किन क्षेत्रों पे जादू लागू होगा, जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा, जो ज़्यादा क्राइम करेगा वो उस पर ज़्यादा लागू होगा। मतलब कि आप 5 मर्डर करोगे आपको सज़ा ज़्यादा मिलेगी, अगर मैं किसी से चांटा मारूंगा तो मेरे को कम सज़ा मिलेगी।
तो उसी सेक्टर पे ज़्यादा लगेगा जो सेक्टर ज़्यादा करेगा। अगर आपको कोई पूछ भी लेना कि मैं आपको 4 एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि 4 इंडस्ट्री है, 4 इंडस्ट्री मान लो, एक बिजली बना रही है, 4 उद्योग है, एक बिजली बनाने का काम कर रही है, दूसरे का काम क्या है, दूसरे का काम है कि वो रिफाइनरी है, तीसरा क्या है, तीसरा है वो पेड़ लगा रहा है। एक इंडस्ट्री तो है लेकिन काम क्या कर रहा है, पेड़ लगा रहा है। तो आप कहोगे एमिशन कौन ज़्यादा कर रहा है, आप ऑब्वियस करोगे ये दोनों एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ लगाने वाला तो एमिशन रोक रहा है। तो बेनिफिट किसको होना चाहिए, इसको बेनिफिट होना चाहिए, इन दोनों को पैसे देने चाहिए क्योंकि ये एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं। तो वही बात की जा रही है, जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा वो ज़्यादा पैसे देगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन क्रेडिट होता क्या है। अब मैं आपको बता दूं कार्बन क्रेडिट क्या होता है। ये ए नाम की कंपनी है, ये बी नाम की कंपनी है। मान लो ये जियो है, ये टाटा है, मतलब जियो मतलब रिलायंस है और ये है टाटा है। अब क्या चीज़ है, टाटा को बोला गया है, जियो को बोला है कि भाई साहब आप है ना, टाटा को बोला गया है, जियो को बोला गया आप है ना एमिशन नहीं करोगे, अगर एमिशन करोगे बदले में आपको पैसे देने होंगे। मतलब क्या कहा गया इसको, अगर आप एमिशन करोगे बदले में पैसा देना पड़ेगा। और टाटा को भी बोला गया अगर आप एमिशन करोगे बदले में पैसा देना होगा। तो आपको बोला गया कि कितना कार्बन है उसको आपको रोक के रखना है। मान लीजिए कार्बन एमिट करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट उसको मत समझना और ऐसे भी मत समझना कि ऐसे इलॉजिकल एग्जांपल क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो ये मान लो कि कार्बन एक नंबर है, तो ये 1000 ग्राम है कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अब इसको अलग नापा जाता है, इसकी अलग नापने का तरीका होता है, पर मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लो कार्बन एक पानी की तरह है और ये 1000 लीटर है वो कार्बन एमिट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया भाई आपको है ना ये 1000 एमिट कर रहे हो 1000 किलोमीटर, इसको एमिट करो, इसको कम करो। आप जो ये कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो इसे कम करो। कम करने के लिए क्या करो, पेड़ पौधे लगाओ, कैसे भी करके जो ये आप एमिशन कर रहे हो इसे कम करो। मैं फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जियो, टाटा, दोनों कंपनियों को गवर्नमेंट ने टारगेट दिया। क्या टारगेट दिया, आप कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करोगे, पेड़ पौधे लगाओ, कुछ भी करो, हमें नहीं पता, कुछ भी करो, पर कैसे भी करके कार्बन का उत्सर्जन है वो कम करो। ठीक है, इनको ये टारगेट दे दिया कि भाई आप कार्बन के उत्सर्जन को कम करो। अभी जियो कोशिश करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, ठीक है, या कुछ ऐसी तरीके से अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेगा, ऐसे धीरे धीरे करके कोशिश करेगा भाई मैं कार्बन का उत्सर्जन है वो कम करूं। ठीक है, और यहाँ पे टाटा भी सेम कोशिश कर रही है, पेड़ पौधे लगवा के या कार्बन का उत्सर्जन कम करने की कोशिश करता है। अब लास्ट में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको है ना 100 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन है वो कम करना है, इसको भी बोलती है 100 ग्राम है वो उत्सर्जन कम करना है। बट ये टाटा है, टाटा के पास में तो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ है, टाटा ने समझदारी से काम किया, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए, तो इसने क्या कर दिया 110 ग्राम वो अचीव कर लिया। ये ग्राम वगैरह में नहीं होता है, सिंपल भाषा में समझा दूँ। टाटा को टारगेट दिया था आपको 100 ग्राम करना है, परंतु टाटा ने कितना कर दिया 110 ग्राम कर लिया, टारगेट से 10 ग्राम है वो ज़्यादा कर लिया। और यहाँ पे जियो की बात करते हैं, जियो ओनली 90 ग्राम ही कर पाया। जियो को बोला था भाई तू 100 ग्राम कर, बट जियो यहाँ पे हार गया और वो केवल 90 ग्राम ही कर लिया। इसको एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। ये एक लड़का है, ये बी लड़का है, मतलब 2 स्टूडेंट है, ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों को क्या बोल दिया, होमवर्क करने को बोला कि भाई तुम है ना होमवर्क करके आओ। होमवर्क में क्या बोला, इनको 20 तक की टेबल लिख के आने को बोला कि तू है 20 तक की टेबल लिख के आ गया और तू भी 20 तक की टेबल लिख के आएगा। अब इसने क्या किया, 20 तक की जो टेबल थी ना, इसको मजे मजे में इसने 2 बार लिख दी। इसने 20 तक की टेबल है वो मजे मजे में 2 बार लिख दी, क्योंकि इसको लगा था हाँ यार मजे आ रहे हैं तो एक बार लिखिए, एक बार वो लिखते हैं ताकि याद हो जाएगी। अब इसने मजे मजे में 2 बार लिख दी। ये बेचारा है वो एक बार भी नहीं लिख पाया, क्योंकि ये आलसियों की तरफ पढ़ा रहा कि कल लिख दूंगा कल लिख दूंगा, तो ये एक बार भी नहीं लिख पाया। अब दोनों कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। टीचर बोलता है भाई तेरी टेबल निकाल, तूने 20 तक लिखी नहीं लिखी, और ये भी बोलता है तेरी टेबल निकाल, तूने 20 तक लिखी या नहीं लिखी। तो ये कहता है कि नहीं यार मैंने तो नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यार मैं तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो क्या करूँ परेशान हो रहा हूँ। बी को बोला कि मैंने तो 2 बार लिखी है सर। तो ये सर बोलेंगे, ये जो टीचर है इन दोनों को बोलेंगे भाई या तो तू है ना 20 तक की टेबल लिख के आ, ठीक है, अगर नहीं लिख सकता तो इसने जो एक एक्स्ट्रा लिखी है ना, इसने जो 2 बार लिखी है, तो एक जो एक्स्ट्रा पड़ी है ये तू खरीद ले, इसको बदले में पैसे दे या कुछ भी दे के इसको खरीद ले। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता भाई, इसको कैसे खरीदेगा क्या होता है,
वो एक अलग चीज़ है, मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि रियल लाइफ में इसको बोला भाई तू है ना इसकी टेबल एक्स्ट्रा लिखी हुई है तू खरीद ले, तो इसने इसको बोला हाँ भाई तू है ना एक्स्ट्रा टेबल लिखी हुई वो मेरे को दे दे, तो एक इसके पास हो गई, अब एक इसके पास में होगी, बदले में इसको क्या मिल गए, पैसे मिल गए, इसका काम भी हो गया, मतलब इसको पैसे मिल गए, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, और टीचर को दोनों टारगेट मिल गया। चीज़ें समझे। कार्बन टैक्स में क्या होता है दो कंपनियां हैं, दोनों को टारगेट दिया जाता है कि तू भी इतना एमिशन है वो कम करेगा, दूसरी कंपनी है बी, उसको भी सेम टारगेट दिया गया कि तू भी है वो इतना एमिशन कम करेगी। अब दोनों कोशिश कर रही है, ए और बी दोनों कोशिश कर रही है। अब बी है वो इस टारगेट को अचीव कर लेती है और थोड़ा एक्स्ट्रा अचीव कर लेती है, 100 बोला गया था 110 प्राप्त कर लिया है, और जो ए था ना वो ओनली 90 करके बैठा है। अब इसके पास में कितना 10 एक्स्ट्रा बच्चा है, तो ये ए है ना, इसको बोलेगा बी को भाई तेरे पास ये 10 एक्स्ट्रा पड़ा है ना, ये तू मेरे को दे दे, तेरे पास में 10 एक्स्ट्रा पड़ा है तू मेरे को दे दे। अगर मेरे पास ये 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा इसका मतलब मैं भी मेरा टारगेट पूरा कर लूँगी, तू भी तेरा टारगेट पूरा कर लेना, हम दोनों है अपना टारगेट पूरा कर देंगे, तो हमें क्या होगा, नहीं चुकाना पड़ेगा। क्या नहीं, तो अगर वो टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उन पर जुर्माना लगा देती है, तो हमें जुर्माना नहीं लगाना पड़ेगा। तो कार्बन क्रेडिट आपको समझ में आ गया। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट में कंपनियों को टारगेट दिया जाता है, जो कंपनी एक्स्ट्रा कर लेती है टारगेट को अचीव, वो कम करने वाली को पे कर सकती है, ये चीज़ें बेच कर सकती है, सेल कर सकती है। इसके माध्यम से एक्स्ट्रा करने वाली को पैसे मिल जाएंगे, कम करने वाली को कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, और दोनों का काम हो जाएगा, दोनों का काम है वो हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट समझ में आया, कार्बन क्रेडिट है वो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट थोड़ा है कार्बन क्रेडिट का नहीं आया तो पूछ लो। कार्बन क्रेडिट समझ में आया कि नहीं आया। दो कंपनियों को टारगेट दिया गया था, जो एक्स्ट्रा अचीव कर लिया वो हो जाएगी फायदे में, वो इसको बेच सकती है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे अलग अलग है, जैसे कि अलग अलग कंपनी होती है उनको टारगेट दिया जाता है तो वो अचीव नहीं कर पाती, तो कोई कंपनी ऐसी होगी उसको इसको काम धंधा बना लेगी कि उसका काम ही यही है कि अपना जो कार्बन है उसके एमिशन को कम करो और अपना जो एक्स्ट्रा होता है ना वो बेच दो, ताकि अपना इनकम भी हो जाएगी। तो एक कार्बन ये जो ट्रेडिंग है ना एक प्रकार का बिजनेस भी बन सकता है, ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और कंपनी है वो स्ट्रिक्ट होकर इस पर काम करेगी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये काम हो गया है। कार्बन ट्रेडिंग यही होता है। मैं दोबारा पूछूंगा तो कार्बन क्रेडिट आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो पूछ लो। कार्बन क्रेडिट नहीं है कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो आप, बट आपको याद होना ही चाहिए। सिंपल है, दोनों के पास में दो कंपनी है, ए बी दो कंपनी है, उसके पास में ज़्यादा होगा ये ए ये बी, जिसके पास में ज़्यादा होगा, मान लो इसके पास में ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, इसको बेच देगी। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े। कार्बन क्रेडिट क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन प्राइसिंग की प्रकार एक होता है कार्बन टैक्स, दूसरा होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन टैक्स है जो कंपनी प्रदूषण फैलाएगी सरकार उस पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, उस टैक्स को क्या कहा जाएगा, कार्बन टैक्स कहा जाएगा। जैसे जीएसटी लगती है, जैसे इनकम टैक्स लगता है इनकम पर, वैसे ही अगर आप कार्बन फैलाओगे तो आप पर क्या लगेगा, कार्बन टैक्स लगेगा। अगर आप एमिशन करोगे, आप प्रदूषण करोगे तो आप पर कार्बन टैक्स लगेगा। तो कार्बन टैक्स का मतलब है प्रदूषण पर लगने वाला टैक्स। कार्बन टैक्स का मतलब क्या है, प्रदूषण पर लगने वाले टैक्स को कार्बन टैक्स कहा जाता है। बस सिंपल भाषा में इतना याद रखना, कार्बन टैक्स माने कि प्रदूषण पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, दूसरा होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्या होता है, सरकार है वो लिमिट तय कर देती है कि आप इससे ज्यादा है वो प्रदूषण नहीं फैला सकते हो। सरकार क्या बोलेगी, लिमिट तय कर देगी। लिमिट क्या कर देगी, कोई गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी जा रही है, सरकार ने लिमिट कर दी, आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फास्ट है वो गाड़ी नहीं चला सकते हो, 100 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो। सरकार ने लिमिट कर दी, अब ये 100 से ज़्यादा नहीं चलाएगा। अगर 100 से ज़्यादा चलाएगा तो इससे क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। ऐसी ही बात की जाती है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में गवर्नमेंट है वो कंपनी पर लिमिट लगा देती है कि भाई साहब आप है ना इससे ज़्यादा तो प्रदूषण नहीं कर पाओगे, अगर इससे ज़्यादा करें ना तो चांटे पड़ेंगे आपको। चांटे इन द सेंस भाई आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, पैसे देने होंगे हमें, ब्याज मतलब पैसे देने होंगे हमें। इसीलिए है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के तहत क्या करते हैं, गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है और कार्बन टैक्स के तहत उन पर टैक्स थोप दिया जाता है, भाई हमें पैसे दो। ठीक है जी, कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया, कार्बन टैक्स क्या होता है वो समझ में आ गया, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है वो समझ में आ गया। ध्यान से सुनना
कार्बन क्रेडिट अलग है, कार्बन क्रेडिट अलग है। कार्बन क्रेडिट क्या है? अपना जो क्रेडिट था उसको बेचना। कार्बन क्रेडिट मतलब अपना जो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास में अभी जो पैसे नहीं भी है ना अकाउंट में तो यूज कर सकते हो। सेम इसमें ऐसा हो रहा है। कार्बन क्रेडिट मतलब अपने पास में जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है उसको बेचना, वो कार्बन क्रेडिट होता है। अलग दूसरी कंपनी जिसके पास में नहीं है वो खरीदेगी, तो ये क्या होता है? कार्बन क्रेडिट। कार्बन टैक्स में क्या होता है? आपके पास में अगर आप एमिशन करोगे तो उसमें टैक्स लगेगा, तो ये होता है कार्बन टैक्स। तीसरा जो वर्ड है वो है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में आप पर लिमिट तय कर दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट लगाई जाती है कि आप इससे ज्यादा एमिशन नहीं करोगे। एमिशन सिस्टम में क्या कर दिया जाता है? लिमिट लगा दी जाती है, कंपनी पर लिमिट लगा दी जाती है कि आप इससे ज्यादा एमिट नहीं करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी। इसके साथ में एक पॉइंट और याद रखना, जैसे हमने बात की थी ना कार्बन क्रेडिट की, इसी प्रकार से ये एमिशन ट्रेडिंग जो सिस्टम होता है इसको भी कंपनी आपस में खरीद बेच सकती है। कैसे खरीद बेच सकती है? जिसके पास में लिमिट पूरी होने वाली है, जैसे कि आपको बोला गया था, फिर से समझा देता हूँ। 100 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, आप 110 की स्पीड से चला रहे हो, दूसरे वाला बंदा है वो 90 की स्पीड से चला रहा है, तो ऐसे मैनेज कर सकते हो। मैं ये बहुत रफ आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत मेरी गलत है, पर आप फिर भी समझ जाना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि लिमिट है, एक बंदा है वो लिमिट क्रॉस कर गया है। एक बंदे को बोला था भाई तू है ना 100 रुपये खर्चना, बट वो 110 खर्च के बैठा है, 110 खर्च के बैठा है। दूसरा है वो 90 ही खर्च के बैठा है, तो 110 वाला क्या बोले, भाई तू 10 रुपये मेरे को दे देना, तू 10 रुपये मेरे को दे देना। अब ये 10 रुपये इसको दे देगा, तो ये भी 100 पे आ जाएगा, ये भी 100 पे आ जाएगा, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा 10 रुपये देखो चले गए थे, ये एक्स्ट्रा 10 रुपये चले गए थे जो इसको इससे उधार लेने पड़े, तभी ये 100 पे आ गया। और अब इसके भी 10 बढ़ गए तो ये 100 पे आया। तो इसी प्रकार से एमिशन ट्रेडिंग में, एमिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, एमिशन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट ऑलमोस्ट सेम है। एमिशन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट में भी कार्बन बेचा जा रहा है, कार्बन ट्रेडिट में कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत भी कार्बन जो क्रेडिट हमने पढ़ा था उसमें भी कार्बन जो एमिशन होता है उसको बेचा जा रहा है। एक कंपनी है जो एक्स्ट्रा अचीव कर लेती है वो दूसरे से खरीद लेती है, ठीक है, तो उसको भी बेचा जा रहा है। और एमिशन होता है ना, एमिशन ट्रेडिंग, इसमें भी कंपनियां बेच खरीद सकती है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तरीका अलग, एक में लिमिट तय कर दी जा रही है और एक में लिमिट तय नहीं की जा रही है। कार्बन क्रेडिट में लिमिट तय नहीं होती है, आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा आपको ये चीजें करनी है, आपको बोला जाएगा कि आपको इतना है वो प्रदूषण रोकना है, ठीक है। और एमिशन ट्रेडिंग में लिमिट लगा दी जाती है कि आप इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं करोगे। दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है पर एक तरीका अलग है, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। अभी जिसके बारे में बात की थी कार्बन क्रेडिट की, जिसे हम खरीद बेच सकते हैं, वही होता है। ये एक प्रकार का कैसा सर्टिफिकेट होता है, ऐसा सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिख दिया जाता है कि ए नाम की जो कंपनी है इसने इतनी मात्रा में कार्बन के उत्सर्जन को कम किया है, इतना अच्छा काम किया है, तो इसको हम सर्टिफिकेट देते हैं। अगर किसी को भी ये खरीदना है तो इस कंपनी से आप जाके खरीद सकते हो। ये होता है कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। सरकार इसको बढ़ावा इसी वजह से देती है ताकि कंपनियां हैं उनको मोटिवेशन मिले और वो पैसे कमाने के चक्कर में कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा दे, यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करे। अगर कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो कार्बन क्रेडिट आ जाएगा आपके पास में, और क्रेडिट आएगा आपके पास में तो क्या हो जाएगा, आप उसको बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। यही बात की जा रही है। समझ में आया ना? डाउट नहीं है ना? कार्बन प्राइसिंग के बारे में बात की, जिसमें कार्बन पे पैसे ले रहे हैं, वो था कार्बन प्राइसिंग। उसके बाद में क्या बात की हमने? कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की, जिसमें कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम करके आप पैसे कमा सकते हो। फिर हमने कार्बन टैक्स के बारे में बात की, जो टैक्स लगाने की बात कर रहा है। एमिशन ट्रेडिंग के बारे में बात की, जो एमिशन कम कर रहा है या उस पर लिमिट लगा रहा है और उसको खरीद बेच भी सकता है। तो ये 5 वर्ड थे, यही काम के थे। अब ये जो हम 5 वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम आया कहाँ से है? ये जो हम खरीद बेच की बात करें, इतने सारे जो माथाकूट कर रहे हैं, आधे घंटे से हम दिमाग लगा जा रहे हैं, दिमाग खर्च कर रहे हैं, ये माथाकूट आई कहाँ से? कौन बंदा ऐसे बोल के गया है? तो देखो पेरिस समझौता हुआ था। कब ये था पेरिस समझौता? 2015 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है ना, उसकी 21वीं मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये पेरिस में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21, इनकी मीटिंग हुई थी कहाँ पर? पेरिस में 2015 में। उस दौरान एक समझौता हुआ था।
इस दौरान एक समझौता हुआ था। समझौते में किया था कि सारे देश आपस में मिलकर कार्बन के एमिशन को कम करेंगे। अगर कोई कार्बन के एमिशन को कम नहीं करता है तो उस पर क्या लगेंगे, टैक्स लगेंगे। अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं जिसे कहा गया कार्बन प्राइसिंग। हमने पहले ही पढ़ा था कार्बन प्राइसिंग। तो ये होता है कार्बन प्राइसिंग कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको प्राइस चुकानी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, अगर आप कार्बन के एमिशन को कम नहीं करते हो तो बदले में आपको प्राइस चुकानी पड़ेगी, और जो प्राइस चुकानी पड़ेगी ना वही होती है कार्बन प्राइसिंग। उसके बाद में पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29 मीटिंग कहाँ हुई थी, अजरबैजान बाकू में 24 में 2024 में। अजरबैजान कहाँ पर है कंट्री, मैप में जरूर देखना अजरबैजान कहाँ पर है, मैप में जरूर देखना, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन पूछती है। लोकेशन वाइज क्वेश्चन है वो यूपीएससी में प्रीलिम में पूछे जाते हैं, दैट्स वाई आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अजरबैजान के बाकू में 2024 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29th मीटिंग है वो आयोजित हुई थी। इस दौरान कुछ रूल बनाए गए थे। इस रूल के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन क्रेडिट का जो सिस्टम है वो भी लागू हुआ था। कार्बन क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या आपको समझ में आ गया होगा, इजी है ना। तो कार्बन क्रेडिट का जो सिस्टम है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इस टाइम क्या हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट के टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन को बेचा जा रहा है। ऐसा एक सिस्टम लागू कर दिया कार्बिस। ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इसमें एक सिस्टम बोला कि भाई आप कार्बन है ना, उसका अगर ज़्यादा उत्सर्जन करोगे तो बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में तो इतनी ही बात की गई है कि अगर आप कार्बन का एमिशन ज़्यादा करते हो तो बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये बात की गई थी पेरिस एग्रीमेंट में। उसके बाद में जब बाकू में एग्रीमेंट होता है तब बात की जाती है कि अगर आप कार्बन का एमिशन करते हो बदले में आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसके लिए एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था जो कि था कार्बन क्रेडिट सिस्टम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम होता क्या है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। अब ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये क्या होता है, इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने नाम सुना होगा, EU, यूरोपियन यूनियन। अभी जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, ये भारत है, ठीक है, ये है यूरोप। भारत से कोई चीज़ है वो यूरोप में अपने को भेजनी है, कुछ भी भेजना, मान लीजिए फ़ोन, मैं बार बार मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ सबको आपको समझ में आ जाए। अभी मोबाइल कहाँ भेजना है, यूरोप में भेजना है। भारत में कितने में बन रहा है, ये 15,000 में बन रहा है। यूरोप में यही मोबाइल कितने का बन रहा है, 30,000 का बन रहा है। अगर यूरोप में कोई लड़का बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, उसको मोबाइल खरीदना होगा तो ये 15,000 वाला मोबाइल सेम मोबाइल है, मान लीजिए दोनों मोबाइल सेम है, सेम फीचर है, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम है। इसकी प्राइस है 15,000 है, इसकी प्राइस है 30,000 है। तो ये व्यक्ति कौन सा खरीदेगा, ऑब्वियस है ये 15,000 वाला खरीदेगा, बिकॉज कि इसको सस्ते में मिल रहा है, इसको सस्ते में मिल रहा है, इस वजह से ये कौन सा 15,000 वाला खरीदेगा, 30,000 वाला नहीं खरीदेगा। तो यूरोप की जो कंपनियां होती है उसको लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस को कवर करने के लिए यूरोप क्या करता है कि भाई साहब इंडिया जैसे देश है, चाइना जैसे देश है, वहाँ पे जो चीज़ें है वो सस्ती बनती है। सस्ती क्यों बनती है, बिकॉज आपकी लेबर है वो बहुत सस्ती है, वहाँ पे मजदूर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आपको पता है भारत में मजदूर है बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अपन कहेंगे नहीं बहुत महंगे हो गए, नहीं भाई महंगे नहीं हुए हैं। आप अमेरिका में जाके देखोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं मजदूर, ठीक है। लाइक वाइज यूरोपियन यूनियन में भी सेम ही देखने को मिलता है। तो वहाँ पर मजदूरी ज़्यादा लगती है, इस वजह से भारत में ये कम लग रही है, तो भारत में है वो सस्ता बन जाएगा। इसके अलावा भारत है ना ज़्यादा सीरियस है नहीं एमिशन वगैरह को लेके, भारत ज़्यादा सीरियस नहीं है। यूरोप में बहुत सीरियस मुद्दा है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है, अपने दिल्ली जैसी अगर सिचुएशन हो जाए तो वो लोग मर जाए, उन लोगों का दिमाग खराब हो जाए। अपन लोड नहीं लेते हैं, हो रहा है यार होने दो, मरने दो, जो भी चल रहा है चलने दो। अगर हम इसको सीरियस नहीं लेते एमिशन को तो हम क्या करेंगे, पेड़ वगैरह ऐसे काट रहे हैं तो हमें ज़मीन आसानी से मिल रही है, ज़मीन आसानी से मिल रही है, इस वजह से क्या हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सस्ते में हो रहा है, और यूरोप में जो प्रोडक्शन हो रहा है महंगा हो रहा है। इस वजह से जब भारत से यूरोप में चीज़ें भेजी जा रही है तो वो सस्ती जा रही है, और यूरोप की चीज़ें होती है वो महंगी होती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यूरोप क्या करता है, भारत की चीज़ पर कार्बन को बोल के टैक्स लगा देता है कि भाई आप लोग है ना प्रदूषण को अवॉइड करते हो, तो हम क्या करेंगे आपकी चीज़ों पर टैक्स लगा देंगे। टैक्स कितना लगा है, 15,000 की चीज़ थी, इस पे 15,000 का टैक्स लगा दिया,
ये भी 30,000 की बन गई। अब 30,000 में मोबाइल यूरोप का भी है, 30,000 का मोबाइल है वो भारत का भी है। अब जिसको जो अच्छा लगेगा वो लेगा। ये किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो इसे कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बॉर्डर का मतलब सीमा, बॉर्डर है ना, बॉर्डर के बारे में बात की जा रही है। तो इसे रोकने के लिए ये सारा प्रयास है वो किया जाता है। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जाता है। आयात करने वाले वो देश जो इंपोर्ट करते हैं ना, उन पे ये किया जाता है। यूरोप में कोई चीज़ आएगी ना, उस पर ये सारी टैक्स लगाए जाते हैं। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझ में आ गया, कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया, ठीक है, एमिशन ट्रेडिंग समझ में आ गया, कार्बन प्राइसिंग समझ में आ गया। ऑलमोस्ट टॉपिक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, ऑलमोस्ट टॉपिक है वो क्लियर है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये 2023 में 2023 में स्टार्ट की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया था और वहां पर यही बात की गई थी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है, मेन टारगेट यही है। तो यहाँ पर यही बात की गई थी। ऑफसेट मैकेनिज्म क्या होता है? वो सेम इसी की तरह ही काम करता है, जिसमें कंपनियां होती है वो अपने ग्रीन हाउस गैस के जो क्रेडिट होते हैं उसको बेचते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? FRA सेल्स और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में है। FRA सेल्स और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में है। FRA सेल्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में है। पिछले वाला टॉपिक क्लियर है ना? एनीवन हैव एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके ओके, थैंक यू, नो डाउट देन थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है? सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये आर्टिकल इस वजह से है कि भारत सरकार है वो FRA सेल बनाने जा रही है। अभी FRA सेल क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ बनाई जा रही है, इसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। रुक जाओ थोड़ी देर, अभी बात कर लेते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। अभी तो क्लियर है ना? बिल्कुल अभी क्लियर, तो बाद में फिर भूल मत जाना। अभी क्लियर है तो बाद के लिए भी क्लियर रखो इसको, ठीक है ना? थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, हम क्लियर कर देंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006। ये जो FRA के बारे में बात की थी, FRA की फुल फॉर्म क्या थी? फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये देखो FRA सेल यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में बात कर रहे हैं। सेल के बारे में क्या होता है अभी आगे बात करने वाले हैं, अभी इसको समझो। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 होता क्या है? अभी क्या होता है, आप गए होंगे नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे या ऐसे स्थानों पे जाओ जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा हो गया, जंगल ज़्यादा है, वहाँ पे SC कम्युनिटी लाइक शेड्यूल ट्राइब कास्ट आती, लाइक आदिवासी वगैरह है ना, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। अभी जो आदिवासी वहाँ पे रह रहे हैं तो वो कैसे रह रहे हैं? वो अपने पारंपरिक तरीके से रह रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। अब उनका जो होता है ना वनों पे अधिकार होता है, तो उनका वनों पर अधिकार को कायम करने के लिए, देखो इनका सदियों से वनों पे अधिकार चला आ रहा है, सदियों से ये लोग हैं वो वन के लिए, फॉरेस्ट के लिए काम करते आ रहे हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पे से अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास अपनी कोई ज़मीन है, आपका जीवन यापन उसी से चल रहा है, गवर्नमेंट कल को आए और आपकी ज़मीन आपसे छीन ले तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? नॉट पॉसिबल। तो इसी प्रकार से ये जो आदिवासी कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, वे सदियों से जंगलों में ही रहते आ रहे हैं, जंगलों से अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वहाँ से शिकार कर लेते हैं, वहाँ से जो भी इनको फल फ्रूट वगैरह चाहिए होता है वो ले लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं उनको सेल भी कर देते हैं, तो उनको वहाँ से बेनिफिट होता है। अभी इसी बेनिफिट के मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लेके आई थी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। आदिवासी जनजाति को, आदिवासी जो लोग थे उनको अपने अधिकार देने के लिए कि भाई वो जंगल में रह सके, जो जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल में ट्रीज होते हैं, जो भी जंगल में प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग कर पाए, इसके लिए उनको अधिकार देने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लाया गया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 इसीलिए लाया गया था ताकि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके, वो वहाँ पे रह के अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है जी। अब इसके तहत ये जो FRA अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, इसके तहत कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? इसके तहत अधिकार मिलता है कि आप उस भूमि में रह सकते हो, 4 हेक्टर तक की, अधिकतम 4 हेक्टर तक की जो ज़मीन होती है उस पर अपना कब्जा कर सकते हो, यानी कि उस पर अपना अधिकार कायम कर सकते हो। साथ ही साथ में जो भी गायें होते हैं, चाहे भैंस होती है, भेड़ होती है,
वहाँ पे उस पर आप चराई करवा सकते हो। जंगलों के अंदर अपनी भेड़ भैंस जो भी बकरी होती है उससे अपना चरवाई भी करवा सकते हो। आजीविका के लिए खेती कर सकते हो, यहाँ पे निवास कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बस सकते हो, खेती कर सकते हो। और जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें कुछ माइनर प्रोडक्ट होते हैं। माइनर प्रोडक्ट मतलब हनी मतलब शहद होती है, कुछ सब्जियां होती है, कुछ प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। अब इसको आप सेल भी कर सकते हो, इनको इकट्ठा करके बेच भी सकते हो। किनको? ये जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं इनको। ये जो जमीन होती है इसको नहीं बेच पाओगे, फॉरेस्ट की वन की जो जमीन है इसको आप नहीं बेच पाओगे। ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं शहद वगैरह है इसको बेच सकते हो, ठीक है, शहद वगैरह को बेच सकते हो। परंतु आप कहोगे नहीं यार जमीन को ही बेच देते हैं, हमारे अधिकार में 4 हेक्टर जमीन है इसको बेच लेते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो 4 हेक्टर जमीन दी गई है वो आपके लिए दी गई है, आपके जीवन यापन के लिए दी गई है, ठीक है। तो आप उस जमीन को नहीं बेच सकते हो। आप केवल जंगली मतलब जंगल में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जंगल में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, हनी शहद मिल जाती है और भी कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको बेच सकते हो, उसको बेच के अपना जीवन यापन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अधिकार दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके तहत कौन कौन से मुख्य अधिकार मिलते हैं। तो 4 हेक्टर तक की जमीन होती है वो आपके अधिकार में रहेगी। इसके अलावा वहां पे आप पशुओं को चरा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकने वाला, किसी के बाप की औकात नहीं कि आपको हटाई, ठीक है। साथ ही साथ में आजीविका के लिए वहां पे बस सकते हो, रोज रह सकते हो। कौन? आदिवासी वहां पर रह सकते हैं। जंगल में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं उसको आप बेच सकते हो, ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वहां के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है आप उसको बेच भी सकते हो। वन होते हैं, जंगल होते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो। वनों की सुरक्षा कर सकते हो, उनका प्रबंधन करने का आपका अधिकार है, क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो, आपकी जमीन है, आपका गांव है। अगर आपका गांव है, आपकी जमीन है, वो जंगल आपका ही है, तो आप ही उसकी सुरक्षा करोगे ना। सरकार करेगी, पर आपका भी तो दायित्व है, आपकी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी तो अकाउंटेबिलिटी है, तो आप ही उसका प्रबंधन करोगे। साथ ही साथ में ये जो अधिकार है, जो जंगल में अधिकार दिए जाते हैं कि आपके पास में जमीन होगी 4 हेक्टर की, ये पति और पत्नी दोनों को ही दिए जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर दिए जाते हैं, दोनों को एक साथ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ को निकाल दे और अधिकार एक ही कर ले, नहीं, पॉसिबल नहीं है। दोनों को एक साथ ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये अधिकार केवल विरासत में दिए जाते हैं, इसको बेचा नहीं जा सकता है। मैंने यही कहा था कि आप उस जमीन को बेच नहीं सकते हो, केवल और केवल अपने पास ही रख सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, बच्चे उसके बच्चों को देंगे, इस प्रकार से चलेगा। आप उसको सेल नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। किसके बारे में बात कर रहे थे? आदिवासी के बारे में। एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके तहत आदिवासी जो होते हैं उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, इसके बारे में बात की गई थी। आदिवासी जो कि जंगलों में रहते हैं उनके पास में क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में बात की गई थी। किसके अंतर्गत? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट है FRA सेल के बारे में। FRA सेल क्या होता है? जैसे हमने अभी बात की फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसी प्रकार एक अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने अभी FCRA सेल बनाई है। अभी FCRA सेल होती क्या है? देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में अभी हमने बात की थी। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या था? 2006 का एक एक्ट था, जिसके तहत गवर्नमेंट है क्या कर रही थी, ये जो वन में रहने वाले लोग होते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं, उनको अधिकार दे रहे थे कि आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारे अधिकार दिए जा रहे थे। तो इसी प्रकार से जो वन में रहने वाले लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, इसी प्रकार से वहां पर अब क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट सेल बनाई जा रही है। फॉरेस्ट सेल का मतलब समझ लो आप, जैसे पंचायत बनाते हैं ना, पंचायत मान लो, नगर पालिका मान लो, इसी प्रकार से वहां पर एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे FRA सेल कहा जा रहा है, जिसे FRA सेल कहा जा रहा है। अब इस FRA सेल में होगा क्या? देखो, FRA सेल है वो जिला स्तर पर बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, इस लेवल पर FRA सेल बनाई जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरीय FRA सेल को मंजूरी दी जाएगी। FRA सेल में सारे काम होंगे कि वहां पर कैसे रेगुलेट करना है, कैसे काम चलाना है, जो पंचायत के काम होते हैं, जो नगर पालिका के काम होते हैं। अगर नगर पालिका के काम तो शहरों के लिए होते हैं, बट जो पंचायत के काम होते हैं वो सारे FRA सेल के द्वारा किए जाएंगे। कैसे सारा जो कागजात होगा वो कैसे होगा, डेटा वहाँ का जो है उसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। परंतु ये निर्णय नहीं लेते हैं, जो FRA सेल है वो निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय कौन लेता है? निर्णय वहाँ की ग्राम सभा लेगी, निर्णय वहाँ की पंचायत लेगी। FRA सेल का ओनली काम है क्या करना है,
रेगुलेट करना, डेटा इकट्ठा करना, मैनेज करना, यही काम है भाई। कोई भी गांव हो, चाहे वो आदिवासियों का हो चाहे अपना हो, वहाँ पे अगर ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत है, ग्राम सभा है, वहाँ पे काम होते होंगे, तो वहाँ पे उनका डेटा भी होगा, भाई इतना काम हुआ है, यहाँ पर काम हुआ है, इस प्रकार का काम हुआ, ऐसा कुछ डेटा भी तो होगा। अब उस डेटा को मैनेज कौन करे, इकट्ठा करके कौन रखे, तो ये काम किसका है, FRA सेल का है, ठीक है। तो ये काम किसका है, FRA सेल का है। अब जो FRA सेल है वो कौन सी योजना के तहत बनाई गई है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके तहत FRA सेल है वो बनाई गई है। तो इसके लिए योजना थी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। क्या है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब देखो, अगर यूपीएससी है वो प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्कीम के तहत आपने, है ना, ये FRA सेल बनाए हैं, तो इस स्कीम को एक बार ध्यान से देखो। स्कीम क्या है, धरती आबा। धरती आबा किसे कहा जाता है, धरती आबा किन को कहा जाता था, किसी को पता है? धरती आबा, यहां पे वर्ड हो रहा है जनजातीय, यहां पे ग्राम उत्कर्ष अभियान, यानी कि ये जो सारी बात की जा रही है ना, वो किसके लिए की जा रही है, जनजातीय लोगों के लिए की जा रही है। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछता है कि सेल किस योजना के तहत बनाई जा रही है, तो सेल है वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बनाई जा रही है। तो ये थोड़ा बहुत आप देख के ही समझ जाओ कि यहाँ पे जनजाति के बारे में बात हो रही है, धरती आबा के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है वो जनजातीय लोगों के बारे में बात हो रही है। तो FRA सेल का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप है वो इसका उत्तर निकाल लोगे। FRA सेल वो हमारी कोशिका नहीं है, ठीक है। FRA सेल को देखिए, कोशिका मत समझ लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। FRA सेल का सिंपल सा मतलब होता है जो फॉरेस्ट राइट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। फॉरेस्ट राइट जो एक्ट होता है उसके बारे में बात की जा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत एक सेल बनाई गई है, सेल है वो उस डेटा को संभालेगी, सेल है वो उस डेटा को संभालेगी, यही होता है FRA। आशुतोष जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ठीक है जी। FRA सेल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने की जिम्मेदारी, मतलब जो फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है उसको किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो कुछ कमिटीज होती है, कुछ समितियां बनाई जाती है, उसके द्वारा जो FRA एक्ट होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है, उसको लागू किया जाता है। तो कौन कौन सी कमेटी होती है, ये देख लो, फॉरेस्ट राइट कमेटी, इसके अंतर्गत सब डिविजनल लेवल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, स्टेट लेवल कमेटी है। क्या ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं? अब देखो बहुत डिटेल में हो जाता है कई बार कि भाई कौन से एक्ट को कौन लागू कर रहा है, तो आप है ना ये पॉइंट तो याद रखना, फॉरेस्ट राइट एक्ट को फॉरेस्ट राइट कमेटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को फॉरेस्ट राइट कमेटी के द्वारा लागू किया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग एक के, वेरी गुड मॉर्निंग AF, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है ठीक है। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट किसके द्वारा लागू किया जाता है, फॉरेस्ट राइट कमेटी के द्वारा, ये तो याद रखना। अब ये देखो, याद रखे तो रख लो, नहीं रहे तो फिर छोड़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है। इतना डिटेल में याद मेरे को भाई नहीं रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं हर चीज़ इसलिए बार बार बताता हूँ कि मेरे को सारी चीज़ें याद रहती नहीं, इतना डीपली याद नहीं रहता है। फिर सारी चीज़ याद रखने के चक्कर में जो काम की चीज़ें होते हैं वो भी भूल जाते हैं, इसलिए बेसिक याद रखो और आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो। जो काम की चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ सकती है वो याद पढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, थोड़ा बहुत कम ही चांस होता है ना, ज़्यादा डिटेल हो गया है तो छोड़ो। फॉरेस्ट राइट एक्ट को कौन सी कमेटी के द्वारा मतलब इसको मैनेज किया जाता है या इसको लागू किया जाता है, तो फॉरेस्ट राइट कमेटी होती है जो ग्राम सभा के द्वारा बनाई जाती है, उसके द्वारा लागू किया जाता है। फिर हाँ, इतना याद रख लेना कि भाई कुछ और कमेटी भी होती है जो कि जिले स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, कुछ और कमेटी होती है जो भी इसको लागू करने में हेल्प करती है। ऐसे याद रख लेना, पूरा इसका नाम वगैरह याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, कुछ और कमेटी भी होती है वो इसको हेल्प करती है या लागू होने में मदद करती है। अब FRA की चिंता क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सेल बनाई जा रही है ना, ये नुकसान कर सकती है। किसको नुकसान कर सकती है, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको नुकसान कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अधिकार है, उन अधिकारों से ये जो FRA सेल है उनको वंचित कर सकती है। तो ये तो चलता रहेगा, इसको छोड़ो। नेक्स्ट है आर्टिकल तीसरा आर्टिकल क्या है, जम्मू कश्मीर में भीषण आग लग गई है।
अब जम्मू कश्मीर में आग लगी है, पढ़ना हमें पड़ रहा है। भाई आग लगी वो तो बुरी चीज़ हम मानते हैं, बट हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल वर्क करेगा, BRPCS के लिए बिल्कुल काम करेगा ना। जी जी बिल्कुल काम करेगा। जम्मू कश्मीर में लगी है भीषण आग। अब देखो UPSC में क्या कहाँ कहाँ काम का है। क्या UPSC डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में आग क्यों लगी थी मेंस में? नहीं भाई, कभी नहीं पूछेगा। UPSC अगर पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, फॉरेस्ट में जो बार बार आग लगती है, वनों में जो बार बार आग लगती है, जंगलों में जो बार बार आग लगती है, क्यों लगती है, क्या कारण है, कैसे रोका जा सकता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, सरकार ने क्या प्रयास की है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी। UPSC किसी एक लोकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। UPSC वो सबको मैनेज करके, पूरे एक बड़े लेवल पर मैनेज करके ही क्वेश्चन पूछेगी। डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल में पूछे कि जम्मू कश्मीर में कहाँ आग लगी, ये क्या हुआ, वो चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं। एग्जाम्पल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो कि समय समय पर आग लगती है। जैसे हमें कुछ मेंस में लिखना हो तो आप ऐसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो कि भारत में या फिर पूरे विश्व में जंगलों में समय समय पर हमें आग देखने को मिलती है। USA का एग्जाम्पल देख सकते हो कि USA में आग लगी थी, हॉलीवुड में। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देख सकते हो, भारत में भी कई जगह ये आगे लगती रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो, परंतु ऐसे जम्मू कश्मीर में कहाँ लगी, ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ना प्रीलिम में काम की है, ना मेंस में काम की है। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, कैसे लगती है, कारण क्या है, वो थोड़े बहुत पॉइंट हमारे लिए काम किए होते हैं। तो UPSC ने मेंस में क्वेश्चन पूछा, वनों में आग क्यों लगती है। नमस्कार सागर जी, नमस्ते भाई साहब। वनों में आग क्यों लगती है, फॉरेस्ट फायर क्यों होता है, UPSC ने क्वेश्चन पूछा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे, परिभाषा देके, डेफिनेशन देके कि फॉरेस्ट फायर होता क्या है। तो फॉरेस्ट फायर होता है, ये एक अनियंत्रित आग होती है। कुछ कारणों से, कुछ मानवीय कारण, कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण ये आग लगती है। जिसमें क्या होता है, जंगलों की जो सूखी पेड़ होते हैं, घास होती हैं, झाड़ियाँ होती है, वो तेजी से जलने लग जाती है, पूरे जंगल में आग फैल जाती है और ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसानदायक होती है। अब इससे क्या क्या नुकसान होता है, प्राकृतिक नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, सामाजिक नुकसान भी होता है। कैसे होता है, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आग लगने के कारण क्या है, क्यों आग लगती है जंगलों में। तो जंगलों में आग लगने के पीछे अलग अलग कारण है। तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारण की, नेचुरल कॉजेज की। प्राकृतिक कारण क्या है, जैसे कि बिजली का गिरना, लाइटनिंग, जंगल में है ना, बारिश हो रही थी या फिर नॉर्मल बारिश थी या नहीं भी थी, बिजली गिरी किसी पेड़ पे, पेड़ सूखा था, आग लग गई, अभी आग फैल गई है। अब ये फैल गई तो इतनी भयंकर फैलती है कि ये रुकती भी नहीं है। आप चाहे बारिश यूज कर लो, कुछ भी कर लो, ये रुकती भी नहीं है। तो प्राकृतिक कारण हो सकता है। लंबे समय तक सूखा पड़ गया है, 5, 10, 15 सालों तक बारिश नहीं हो रही है, सारे पेड़ है वो सूख गए हैं। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल जल की मात्रा है भी नहीं, पेड़ सूखे हैं, थोड़े पेड़ है आपस में घिसेंगे तो आग लग जाएगी। पेड़ आपस में घिसेंगे तो वहाँ पर आग लग जाएगी। तो सूखे पड़ने के कारण, ड्रॉट के कारण भी आग लग सकती है। नेक्स्ट है मानव के कारण। मानव तो होते हैं कुछ मादी, इंसान तो होते हैं, वो भी मतलब कुछ ना कुछ तो जहाँ जाएंगे वहाँ पे नड़ते बिड़ते रहते हैं। इंसान ऐसी प्रजाति है जहाँ पे भी जाएगी, जहाँ पे भी इनका एग्जिस्टेंस होगा, वहाँ पे ये कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहते हैं। तो क्या करेंगे, सिगरेट पियेंगे, सुट्टा मारेंगे और फेंक देंगे, लग गई आग, कल्याण करो, मौज करो। कैंपस चले गए, घूमने फिरने कहेंगे, टेंट वगैरह ला के वहाँ पे बैठे हैं, आग जलाई, तप रहे हैं, घूम फिर के वापस आई और वो आग ऐसी जलती रही, जलते जलते वो फैल गई और पूरा जंगल स्वाहा। ठीक है, बुझाई नहीं और वापस आ गई तो पूरा जंगल है वो स्वाहा हो गया। साथ ही साथ में जलवायु परिवर्तन हो गया। अब ये भी प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण मतलब क्या है, ज़्यादा गर्मी हो गई, हीट वेव चल रही है, सूखा पड़ रहा है तो जंगल स्वाहा। तो अलग अलग कारण है, इंसानी कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है। अब बेचारे इंसानों को अकेले को दोष नहीं दे सकते ना, प्रकृति अब इनको ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसमें इंसान क्या करेगा, भाई इंसान तो रेस्पॉन्सिबल है ही ना। ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, इनडायरेक्टली कौन रेस्पॉन्सिबल है, इंसान रेस्पॉन्सिबल है। हीट वेव क्यों आ रही है, इंसान रेस्पॉन्सिबल है। सूखा क्यों पड़ रहा है, इंसान रेस्पॉन्सिबल है। कैसे भाई, इंसान कैसे रेस्पॉन्सिबल है, क्या इंसान इंद्रदेव की जगह जाके बोले कि भैया बारिश करवाओ, नहीं जी, इंद्रदेव बारिश नहीं करवाते हैं। बारिश जिस वजह से होती है उसमें इंसान रेस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा पैटर्न चेंज हो गया, उसकी वजह से बारिश प्रॉपर नहीं होती है, तो क्या होता है, सारा सूखा देखने को मिलेगा, हीट वेव देखने को मिलेगी, गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी।
तो फिर जंगल तो स्वाह होंगे ही होंगे। अब हम बात कर रहे थे कि जंगल जो स्वाह हो रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ये देखो, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक नुकसानों की बात कर रहे थे। तो नेचुरल क्या नुकसान हो रहा है, प्रकृति का क्या नुकसान हो रहा है। जंगल बहुत सुंदर है, कितने सारे जीव जंतु वहाँ पे रह रहे हैं। अगर जंगल नष्ट हुआ तो वो सारे जीव जंतु भी नष्ट है, तो वो बेचारे फ्री में मर रहे हैं। किसकी वजह से, हमारी वजह से। तो प्रकृति का नुकसान हो रहा है। आर्थिक नुकसान क्या है, जंगल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं, इससे कई सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती है और भी कई सारी औषधियाँ वगैरह हमें यहाँ से मिलती है। तो हमारा आर्थिक लॉस भी होगा, इकोनॉमिकल लॉस भी होगा। तीसरा है सामाजिक लॉस। क्या होगा, जंगल में कई प्रजातियाँ होती है, कई समुदाय होते हैं, वो निवास करते हैं, उनका वहाँ पे घर होता है। अगर जंगल नष्ट हो गया तो उनका घर भी नष्ट हो जाएगा। तो सामुदायिक यानी कि सामाजिक नुकसान भी हो रहा है। तो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल मेंस में आ सकता है, बिल्कुल मेंस में आ सकता है। फॉरेस्ट फायर क्यों होती है, क्या कोज है, क्या रेस्पॉन्सिबल है, सब कुछ चीज़ें कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक बार ऑलरेडी इससे रिलेटेड थोड़ा इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग रखना, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ओके, करेक्ट है। आगे बढ़े। वन अग्नि को रोकने के लिए, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिश की है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। एनवायरनमेंट के टॉपिक तो बहुत काम के होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और यूपीएससी पूछती भी है एनवायरनमेंट को, इसी तरीके से पूछती है, ठीक है। वन अग्नि को रोकने के लिए, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहले ये काम की चीज़ें होती हैं, इसको जरूर लिखा करो, याद रखा करो। ये जो चीज़ें होती है ना, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रयास होते हैं। एग्जामिनर होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं जब आप ये लिख देते हो ना कि भाई इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए हैं। तो जो भी एग्जामिनर बैठ रहा है वो ऑलमोस्ट ऐसी आइडियोलॉजी से आ रहा है, तो उसको अच्छा लगता है कि भाई है ना, आप गवर्नमेंट के प्रयासों के बारे में भी लिख रहे हो। उसको लिटरली ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि गवर्नमेंट ने ये प्रयास किए, आप ये बता रहे हो। तो एक तो इसको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं, इसको आप लिख रहे हो। इसके अलावा अगर आप वे फॉरवर्ड में बता देते हो ना कि भाई क्या किया जा सकता है और क्या सुधार किए जा सकते हैं, किसको, फॉरेस्ट फायर वगैरह पूरे टॉपिक को मैं वापस बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं जंगल के आग की। कश्मीर में जंगल में आग लग गई है, ठीक है जी, कश्मीर में जंगल में आग लग गई है। अब इसके बाद में ये मुद्दा आ जाता है कि जंगल में आग क्यों लगती है, क्या कारण है। तो जंगल में जो आग लगती है इसके अलग अलग कारण हैं, प्राकृतिक कारण भी है और मानव जनित भी कारण है। प्राकृतिक में क्या कारण है, बिजली गिर रही है उसके कारण आग लग सकती है, लंबे समय तक सूखा पड़ गया तो आग लग सकता है। साथ ही साथ में क्या हो सकता है, हम देखिए हीट वेव आ गई तो आग लग गई, ज़्यादा गर्मी पड़ी तो आग लग गई, सूखा पड़ गया तो आग लग गई। इंसान भी रेस्पॉन्सिबल है। इंसान कैसे है, इंसान को चुल मची है तो उसने सिगरेट जला दी है, कैंपस फायर कर दिया है तो आग लग गई है, ठीक है जी। तो इसके कारण भी आग लग गई है। अब क्या क्या नुकसान हुआ इससे, प्रकृति का नुकसान हुआ, कैसे, जीव जंतु मर गए हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी उसका लॉस हुआ है। आर्थिक नुकसान कैसे है, पैसे बर्बाद हो गए क्योंकि कितने सारे संसाधन थे वो नष्ट हो गए हैं। फिर सामाजिक नुकसान कैसे है, कितने सारे यहाँ पे आबादी रहती थी, कितने सारे यहाँ पे लोग रह रहे थे, उनका घर नष्ट हो गया तो वो भी बर्बाद है। तो 3 प्रकार का इस पे लॉस हो गया है जी, चुल मच रही है ना इंसानों को। अब इसको रोकने का क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा रोकने का क्या क्या प्रयास किया गया, इसके बारे में अब बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा था, अगर आपको मेंस में लिखते हो ना, एक ये जरूर लिखना कि गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है, एक वे फॉरवर्ड मतलब क्या और सुधार किए जा सकते हैं। ये एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पता चल रहा है कि भाई आपको है ना भविष्य के भी पता है कि आप क्या किया जा सकता है, भविष्य के सुधारों के बारे में भी पता है। तो वन अग्नि को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है, पहला है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लेके आया था, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। अब ये स्कीम याद नहीं रहती तो रखो, ये अगर आपको याद नहीं रहे तो रख लो भाई, याद रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें छोड़ दो, नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। मैं हर बार अवॉइड करता हूँ ना कि फैक्ट वगैरह नहीं देखनी होती, बट कुछ चीज़ें तो देखनी भी पड़ेगी, ऐसे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इसको याद रखो भाई, क्या है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। मेंस के लिए याद रख लो, ऐसी स्कीम को मेंस के लिए एक नोटबुक रखो, वहाँ पे ऐसे जो भी होते हैं ना उनको रखोगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए ये प्रयास किए हैं, एनवायरमेंट सेक्टर के लिए ये प्रयास किए गए हैं, ठीक है, इकोनॉमी के लिए ये प्रयास किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये प्रयास किए गए हैं। तो आपके पास में वो सारे नोट्स होने चाहिए, जब भी इसके बारे में कुछ लिखना हो उसको कॉपी पेस्ट कर दो, फिर तो देखो मौज ही मौज है,
फिर तो मौज ही मौज है। आप कहोगे एग्जामिनर घर पे लेने आएगा, नहीं, मोदी जी घर पे लेने आएंगे कि नहीं सर आपको है ना आईएएस नहीं बनना है, आप तो हमारे सेक्रेटरी बन जाओ। आईएएस बनने लायक नहीं हो आप हमारे सेक्रेटरी बनने लायक हो, आप आईएएस को डिजर्व नहीं करते हो। तो ऐसे आप लिख के आओ, वे फॉरवर्ड लिख के आओ, मोदी जी आएंगे डायरेक्ट आपको सेक्रेटरी बनाएंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी, तो सच्ची वाले में जाओगे सीधे ही। तो ऐसी चीज़ें याद रखा करो। तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, पहली स्कीम ये है जो फॉरेस्ट फायर को रोकने का काम करती है। यह केंद्र सरकार को योजना है। किसकी योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या होता है, राज्यों को वन अग्नि रोकने के लिए तैयार किया जाता है। राज्यों को तैयार किया जाता है कि अब तो लेवल भी बढ़ गया ना, पहले तो यूपीएससी का लेवल था, अब लेवल बढ़ गया ना, तो अब तो सीधा सेक्रेटरी बन गए। कल तो देखो आप यूएन में भी जाओगे, आज तो जो ओनली मोदी जी बुला रहे हैं, कल यूएन से आपको ऑफर आएगा, यूनाइटेड नेशंस से, अमेरिका से नहीं, यूएन होता ना, यूएन, वहाँ से, कि भाई आप आओ यूएन को संभालो, आप पूरे वर्ल्ड को संभालो, आपकी जगह यहाँ पर है यार, आप वहाँ कर क्या रहे हो। तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या होता है, वन अग्नि को रोकने के लिए राज्यों को तैयार किया जाता है। सिंपल भाषा में समझ लो, एक योजना है। इस योजना में क्या हो रहा है, इस योजना में राज्य सरकार को तैयार किया जा रहा है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, कि भाई आप आओ और रोको, अग्नि को कैसे रोकना है, हम आपको सिस्टम तैयार करके देते हैं, हम आपको समझा के देते हैं, आपका काम ये, आप ये करो, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है? फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। थोड़ा बहुत याद रख लेना आसपास, पूरा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम, ओके। दूसरी क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। ये मैं एक चीज बताऊं, ये नेशनल एक्शन प्लान इतना याद रख लो, आगे कुछ भी चिपका दो, ऑलमोस्ट काम कर जाता है। नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, ये नेशनल एक्शन प्लान लिख के आगे कुछ भी चिपका दो, ऑलमोस्ट काम करता है। क्योंकि भारत सरकार ने हर किसी के लिए नेशनल एक्शन प्लान तो घोषित किया हुआ ही है। फॉरेस्ट के लिए भी किया हुआ है, कि अपने जो बाढ़ वगैरह आती उसके लिए भी किया हुआ है, या कुछ भी होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है उसके लिए भी किया हुआ है। ऑलमोस्ट सभी के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया हुआ है। अब ये नेशनल एक्शन प्लान होता क्या है? इसमें होता कुछ भी नहीं है, बस इनको लॉन्च करना होता है, बस वाहवाही लूटनी होती, इसलिए ये लोग लॉन्च कर देते हैं। फिर भी वो अगर किताबी भाषा में कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, हकीकत में कुछ नहीं होता है। किताबी भाषा में बोले तो स्थानीय जो लोग होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको सिखाया जाते हैं, भाई आप ऐसे काम करो, अगर जो आग लग जाती है तो आपको ये काम करना है, बाढ़ आ जाती है तो ये काम करना है, थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी दी जाती है और ये काम किया जाता है नेशनल एक्शन प्लान में। तो अगर आपको कुछ भी याद ना आए कि गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है, कि मतलब आपको रैंडम को क्वेश्चन पूछ लिया है, अब आपको नहीं पता कि यार इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए होंगे, नोट्स के बारे में बताते हैं, नोट्स के बारे में बताते हैं आपको। नोट्स जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको लिख दो, शॉर्ट में लिख दो। जैसे यही अपन पढ़ रहे हैं, वन अग्नि को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं? इसके नोट्स ऐसे बना सकते हो, वन अग्नि को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ये आएगा क्या क्वेश्चन? नहीं, ऐसे कभी नहीं आएगा, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किए ना, नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किए, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये मेंस में काम किए होते हैं कि नेशनल एक्शन जो एक्शन प्लान होता है वो लॉन्च किया गया। मेंस में आप लिख सकते हो लाइन। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स ऐसे बना सकते हो, ये जो चीज़ें है इसको शॉर्ट में लिख दो कि भारत सरकार ने क्या क्या कोशिश की कि पहला फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। अब इस स्कीम को लिख के आगे इतना लिख दो, राज्यों को सिखाया जाएगा कि वन अग्नि को कैसे रोकना है, इतना आगे लिख दो। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, इसमें क्या किया जाएगा? स्थानीय लोगों को सिखाया जाएगा, स्थानीय लोगों को सिखाया जाएगा, इतना लिख दो। ये नोट्स बन गया इसका। फिर FCI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, अलर्ट सिस्टम में क्या होता है? फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम में सिस्टम सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट से कनेक्शन दे दिया जाता है और पहले से बता दिया जाता है भाई गर्मी आने वाली है, आप आग लग सकती है, या फिर यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है तो आग लग सकती है, या फिर ऐसी बिजली वाले इवेंट हो रहे हैं तो आग लग सकती है, तो पहले से अपडेट कर दिया जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, भारत सरकार ने कोशिश की है आग को रोकने के लिए, एक स्कीम लेके आए थे, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होता था? वन अग्नि को रोकने के लिए राज्य सरकारों को समझाया जाता था, भाई आप है ना वन अग्नि को रोको, ठीक है, कैसे रोकना है वो सिखाया जाता था। इसके बाद में नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, जिसमें स्थानीय लोगों को सिखाया जा रहा है, जो स्थान के लोग होते हैं, जो जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती उसको उसके बारे में सिखाया जाता है। फिर है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम,
इसमें अलर्ट का मतलब ही होता है अलार्म यानी वार्न करना, तो अलर्ट करने के लिए ये होता है। आप जैसे नोट लिखे हैं वैसे लिख लें सर, बिल्कुल लिख सकते हो एज इट इज। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, एज इट इज लिख सकते हो। और नहीं भी नोट्स नहीं भी लिखने डायरेक्टली लिख सकते हो। सर डायग्राम बना के सिखा देना, पुराने डायग्राम को बनाने का मन नहीं करता, स्कूल से ही बनाते आ रहा हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, प्लीज़ वो भी बता देना कैसे बनाते हैं। डायग्राम कौन से, मैं समझा नहीं, एक बार मेरे को थोड़ा एक बार ये और क्लियर कर देना सागर जी, कौन से डायग्राम के बारे में बात कर रहे हो, मैं वो भी बता दूंगा। फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है, इसमें वार्निंग दी जाती है पहले से भाई कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो अर्ली अलर्ट दिया जाता है, अर्ली वार्निंग की जाती है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आप है वो थोड़ा बहुत ध्यान रखो, इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करो। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए हैं। एक बार आप बता दो, मैं इस पर बता दूंगा, ठीक है, कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एवी लिस्ट के बारे में। क्या है एवी लिस्ट? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है? एवी लिस्ट के बारे में, वो क्लियर होगा। एवी लिस्ट शुरू करें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एवी लिस्ट के बारे में, शुरू कर लें एवी लिस्ट को। ओके शुरू करते हैं एवी लिस्ट। कागज ऐप के साथ रुक जा रही कागज ऐप। एवी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची है। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं एवी लिस्ट क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्ड हैं। अब ये पक्षी जो है ना, इसके लिए कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं थी। हालांकि पहले 2 लिस्ट हुआ करती थी, जिसका इसके यहाँ पे नाम भी है IOC ओसिलेमेंट्स, परंतु ये जो लिस्ट थी ना, ये प्रॉपर नहीं थी, जिसमें सारे पक्षियों को कवर नहीं किया गया था। तो दुनिया में पहली बार सारे जो पक्षी है, जितने भी पक्षी हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है, एक सूची बनाई गई है, जिसमें सारे पक्षियों को रखा गया। इसमें कितने पक्षी हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या उनकी स्थिति है, ठीक है, कौन सा पक्षी है वो संकट में है, इन सब के लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। डायग्राम मतलब सर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि प्रेसिडेंट के कार्य का वर्णन करो और इससे कार्यों को थोड़ा डायग्राम से समझो। ऐसे डायग्राम से समझो ऐसा नहीं आएगा, फ्लो चार्ट आपको खुद को बनाना होता है। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी इसे डायग्राम से समझाओ। यूपीएससी ये पूछेगी ऐसे प्रेसिडेंट वगैरह तो नहीं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर क्यों होती है, अब इसको डायग्राम से कैसे समझाओगे। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा देनी होगी कि फॉरेस्ट फायर होता क्या है। वनों में लगने वाली आग किसी भी कारण से लग सकती है। वनों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे यूएसए में देखने को मिली थी, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली थी, भारत में जम्मू कश्मीर में रिसेंट टाइम में देखने को मिली थी। ये फॉरेस्ट फायर के एग्जाम्पल है। फिर आप क्या लिखोगे? फॉरेस्ट फायर के कारण, क्या कारण है, कारण आप लिख सकते हो ऐसे डायग्राम बना के, या फिर ऊपर लिखो कारण, नीचे कारण में लिख सकते हो प्राकृतिक कारण। ये मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ऐसे लिखो कारण, कारण में फिर लिख दो प्राकृतिक कारण, नेचुरल कोजेज, प्राकृतिक कारण। फिर होती है मानव जनित कारण, मानवीय कारण, एंथ्रोपोजेनिक कोजेज। प्राकृतिक कारण में क्या है, ऐसे ये ऐसे लिख सकते हो। फिर प्राकृतिक कारण में यहाँ पे लिख सकते हो कि सूखा पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ना है, उसकी वजह से आग लग सकती है। फिर यहाँ पे लिख सकते हो, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि भाई कहीं पे भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, उसके कारण भी आग लग सकती है। हीट वेव आ रही है, उसके कारण भी आग लग सकती है। फिर बिजली गिर रही है ना, बिजली कहीं पे लाइटनिंग हो रही है, उसकी वजह से आग लग सकती है। तो ये प्राकृतिक कारण हो गए, ठीक है। फिर मानव जनित कारण के कारण, फिर ऐसे हम मानव जनित में लिख सकते हो। तो बस ये फ्लो चार्ट बना लो। यूपीएससी डायरेक्ट आपको कभी नहीं पूछेगी, फ्लो चार्ट बनाओ, और इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट में पूरा उत्तर बन जाएगा और वही अच्छा भी लगता है। तो बस यही ऐसे लिख सकते हो। बाकी वही फ्लो चार्ट वगैरह ही बनाना होता है, डायग्राम इतना ही होता है। कहीं हाँ भाई कोई ऐसा ही है, जैसे कि मैप का है कोई क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, इजराइल और ईरान के मध्य को तनाव चल रहा है, तो वहाँ पर ये इजराइल का मैप है, ठीक है, यहाँ पे फिर ईरान का मैप है, ठीक है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया का वगैरह, ओमान का मैप बता दिया, बीच में आपने बता दिया कि यहाँ पे सी है, इन दोनों में दिक्कत चल रही है, यहाँ पे कुछ पॉइंट करके बता दिए, ये लिख सकते हो। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको जरूरत पड़ रही है भारत के मैप की, तो वहाँ पर भारत का मैप बता सकते हो। ये इमेज जरूरी है, तो भारत का मैप बता दिया, पाकिस्तान भारत में कहाँ कहाँ टेंशन बन रही है वो आप दिखा सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप मैप ड्रॉ कर सकते हो, इमेज ड्रॉ कर सकते हो। ज्योग्राफी, IR, हिस्ट्री, यहाँ पे आप इमेज ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे आप मैप वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे यूपीएससी आपको कभी ये नहीं पूछती कि आप ये चीज़ करो, ठीक है, आपको खुद को ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो हम क्या बात कर रहे थे,
हम बात कर रहे थे एवी लिस्ट के बारे में, बात कर रहे थे कि दुनिया की पहली पक्षियों की सूची है भारत का। अच्छा, ऐसा तो आप खुद कहे नहीं बताया। मैं जब पूरी रामायण लिख रही थी हाथ ही दुखने लग गए मेरे। वो अभी बनेगा नहीं ना, मैंने इस वजह से नहीं बनाया कि आप अभी ट्राई करने बैठोगे तो अपने पास में पहले तो एक्चुअल में डिटेल भी तो होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से यही करने चले जाओगे कि नहीं मेरे को है ना शॉर्ट या माइंड मैप ही बनाने, तो पॉसिबल भी नहीं है। आप वो सारी चीज़ें लिख भी तो नहीं पाओगे ना, कैसे लिखोगे? जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप है ना शॉर्ट नोट बनाओ, इसके शॉर्ट नोट बना लो। ये जो मैंने पढ़ा है आप 4 लाइनें लिख दी, 4 लाइन आपको याद नहीं रहेगी ना। तो स्टार्टिंग में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके पास में फैक्ट्स होंगे, आपके पास में डिटेल होगी, नॉलेज होगी, तभी आप उसको शॉर्ट में लिख पाओगे। पहले नॉलेज तो पकड़ो, एक चीज़ आपके पास होगी तभी आप उसको शॉर्ट में लिख पाओगे। स्टार्टिंग में शॉर्ट में लिखने बैठे तो वो चीज़ें याद नहीं रहती। इसी वजह से मैंने बोला था कि एक बार लिख लो, जैसा है वैसा लिखो, एक प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएगी कि भाई किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। ये शॉर्ट नोट ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आपके पास में नॉलेज आ जाएगी, तब उसको कैसे शॉर्ट में लिखना है वो तो एक नॉर्मल तरीका है, वो आ जाता है। पहले तो नॉलेज ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम बात करें एवी लिस्ट के बारे में। एवी लिस्ट क्या है? दुनिया की पहली पक्षियों की एकीकृत सूची है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि एवी लिस्ट क्या है। प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एवी लिस्ट किससे संबंधित है, तो पक्षियों की एकीकृत इंटीग्रेटेड, जो बर्ड्स होते हैं उनकी इंटीग्रेटेड सूची है। लिस्ट है बर्ड्स की, याद रहेगा, पक्षियों की एकीकृत सूची है। ये एक कल्ला है, बिल्कुल ये कल्ला है। तो एवी लिस्ट क्या है? दुनिया की पक्षियों की पहली एकीकृत सूची है। ये सबसे पहले संयुक्त और आधिकारिक चेकलिस्ट है जो पक्षियों की संरक्षण प्रदान करती है। देखो पहला पॉइंट याद रखना, पक्षियों की एकीकृत सूची है, पहला पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद में ये एकमात्र ऐसी सूची है जो पक्षियों की पहचान करती है और उसके संरक्षण के बारे में बताती है कि पक्षियों को किस तरीके से बचाना है, इसके बारे में भी बात करती है। तो एकीकृत पक्षियों की सूची है, पक्षियों के बारे में बताती है, उनकी कैसे पहचान करनी है, कैसे उनका संरक्षण करना है, ये बताती है। पहले कौन कौन सी 2 लिस्ट थी भूल जाओ उसको, पहले कौन कौन सी थी उसको भूल जाओ, बट इसको याद रखो, इसे हर साल अपडेट किया जाता है। अब पहले वाले को क्यों भूल जाना, क्योंकि वो चली गई, जो मर गया उसको क्या याद करना, भाई करना चाहिए अगर घर का है तो, बट अब ठीक है यार 1-2 साल कर लिया याद, सॉरी मैं वो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है हो गया, आगे बढ़ते हैं। गर्लफ्रेंड चली गई, भूल गए उसको, अब उसके पीछे मर नहीं सकते ना, तो वो वाला सीन हो गया। तो पहले 2 लिस्ट थी उसको हम भूल चुके हैं, जैसे अपने एक्स को भूले। अब क्या बात कर, इसे हर साल अपडेट किया जा रहा है। एवी लिस्ट पक्षियों की एकमात्र सूची है जो क्या करती है, पक्षियों को संयुक्त रूप से उनकी पहचान करती है, उनके संरक्षण में मदद करती है। इसे हर साल अपडेट किया जाता है, एवी लिस्ट को हर साल अपडेट किया जाता है। किसके सहयोग से बनी है, ये देखो बहुत बड़ा फैक्टर है, सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, आप इतना याद रखना, इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी का नाम याद रहे ना रहे, और रहेगा भी नहीं, मैं लिख के दे देता हूँ, ये सारे याद नहीं रहेंगे नाम, आप इसका नाम याद रखना, इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा एक चीज़ याद रखना, इसमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN नहीं है, IUCN नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है UPSC क्या पूछती है, कौन सी है ये नहीं पूछती है, कौन सी नहीं है उसको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो कौन सी नहीं है, UN यहाँ पे शामिल नहीं है, अगर यहाँ पे IUCN का बोले तो वो शामिल नहीं है, यहाँ पे कौन सी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, और बाकी जो छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, उसको याद नहीं रखोगे तो चलेगा। एवी लिस्ट क्या है, पक्षियों की सूची है जो कि पक्षियों की पहचान करती है, उसका संरक्षण करती है। पहले 2 लिस्ट थी बाढ़ में जाए, हर साल इसे अपडेट किया जाता है, हर साल इसे तैयार किया जाता है। किसके सहयोग से बनी है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के सहयोग से बनी है। किसके सहयोग से, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है। ओके जी, भारत की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है जी। एवी लिस्ट में क्या क्या शामिल है, ये लिस्ट है, याद मत रखो, फैक्चुअल डेटा है, आगे बढ़ो। फिर लिखा ही क्यों है, अगर हमें याद ही नहीं रखना था तो लिखा क्यों है, यहाँ पे झक मारने को लिखा है, पागल हो क्या, क्यों लिखा है? फिर पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही, भाई लिखना पड़ता है। करंट अफेयर वाले दे देते हैं, अब करंट अफेयर वाले दे देते हैं तो हमें मर के झक के मारे लिखना पड़ता है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर सवाल आएगा लिखा नहीं है। बहुत सारे होता है ना, कोई लोग आके बोल ही देंगे ये इस करंट अफेयर में लिखा था, आपने नहीं लिखा था, ये सबने लिखा था, हाँ जी ये सबने लिखा था, तो आपने क्यों नहीं लिखा? तो हमें लिखना पड़ता है, परंतु आपको ध्यान रखना कि देखो
इतनी प्रजाति होती है, क्या ये नंबर आपको याद रहेगा? तो 1 साल बाद में याद है, नहीं रहेगा याद। पहली बात याद ही नहीं रहेगा, दूसरी बात इसका उपयोग भी कहाँ करोगे? नहीं उपयोग होगा। मेंस में इतना फैक्चुअल के पीछे मत भागो, ठीक है? आगे बढ़ो, ओके ओके, मरने दो, आगे बढ़ो। हमें तो मजबूरी, हम तो पागल है, आप समझदार हो। वो कहते हैं ना अक्षय कुमार, ये पागल है आप नहीं, आप समझदार हो, तो आप समझो। मैं पागल हूँ, आप नहीं, मेरी मजबूरी है, आपकी नहीं। तो आप काम की चीज़ें पढ़ो, फालतू चीज़ें मत पढ़ो। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में क्या कहते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कब हुआ था? 11 जून 1897। क्या ये डेट याद रखनी है? नहीं रखनी है। क्यों? यूपीएससी नहीं पूछेगी कब जन्म हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? यूपीएससी नहीं पूछेगी। पीसीएस वाले तैयार कर रहे हो, याद रख लेना, पीसीएस वालों को दिमाग खराब होता है। जो भी कहीं के भी पीसीएस है, खास करके बीपीएससी, इनका दिमाग खराब है। आरपीएससी वालों का खराब है, एमपीपीएससी वालों का खराब है। तो वो लोग तो याद रख लेना, वो जन्म की डेट भी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जन्म कब हुआ था? 11 जून 1897, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। प्रेरणा क्या है? आर्य समाज से प्रभावित थे। क्या ये याद रखना है? नहीं रखना है, इतना भी याद नहीं रखना। ये याद रखना, इनका प्रमुख योगदान कौन कौन सा था? मणिपुरी षड्यंत्र, मणिपुर में एक षड्यंत्र हुआ था 1918 में, जहां ये पर आज़ादी के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, इस दौरान यहाँ पे इन्होंने साहित्य जो पर्चियाँ थी ना, वो बांटी थी। तो मणिपुरी षड्यंत्र में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऐसे कहीं भी घुमा के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, और ऐसे क्वेश्चन पूछती भी है। ये जो गुमे हुए होता है ना, गुमे हुए मतलब क्या होता है? मैं ऐसी इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है, इनके बारे में हम सब कम जानते हैं। हम गांधी जी के बारे में जानते हैं, हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं, नेहरू जी के बारे में जानते हैं, बट ये जो गुमे हुए क्रांतिकारी है, इनके बारे में नहीं जानते हैं। बेचारे भूले बिसरे हैं, इनको भूल चुके हैं हम पूरी तरह से। तो यूपीएससी इनको याद करवाने के लिए, भाई आप लोग है ना, इनको एटलीस्ट याद तो करो। इस वजह से यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछते हैं। कहना क्या चाहते हो? कंफ्यूज कर रहे हो? किस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है? सर इतना लिखते हो फिर भी कह देते हो कि यहाँ इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे लिखना यूँ होता है कि आप यूपीएससी की कर रहे हो, पीसीएस की भी तो कर रहे हो ना। कोई लोग पीसीएस की भी तो कर रहा है ना, कोई लोग पीसीएस की भी तो कर रहा है, कोई एसएससी की भी कर रहा है। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछती। आपको वो चीज़ याद रखना है, यूपीएससी अलग चीज़ है। अब देखो, रैंडम एक आध को क्वेश्चन आ जाता है तो भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा ना। कल को आप पढ़ के जाओगे और बाई चांस यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, ये बताओ, और फिर आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं आए, फिर आप बोलोगे कि नहीं हमें क्यों बताया, आपने तो मना किया था, अब कैसे क्वेश्चन आ गया। तो भाई मैं वो नहीं कहूँगा कि हाँ भाई मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, नहीं, मैंने तो डेटा दे दिया, अब आप पढ़ो ना पढ़ो। बट ऐसे रैंडम क्वेश्चन कभी कभार पूछती है, और वो एक आधी होते हैं, तो इसके लिए हम मर नहीं सकते, दिमाग खराब नहीं कर सकते, है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो प्रमुख योगदान कौन कौन से थे? मणिपुरी षड्यंत्र में इनका योगदान था, ठीक है। फिर एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, स्थापना इनकी की थी, इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनमें सचिंद्र सन्याल ने इनके साथ निभाया था, ठीक है जी। फिर काकोरी जो कांड हुआ था, ट्रेन को लूटा था 1925 में, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर जेल में जो भूख हड़ताल भी इन्होंने की थी, क्यों की थी? ताकि जो सैनिक होते हैं, जो भी इनको वहाँ पे जो भी थे, जिनको जेल में डाला गया था, उनको बोला कि आप राजनीतिक कैदी बोलो। राजनीतिक कैदी का मतलब उनको पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए था, कि भाई है ना, आप ऐसे हमें कैदी मत समझो, आप हमें ना प्रिजनर मत समझो, हमें राजनीतिक कैदी बोलो। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा था, जेल में भूख हड़ताल के दौरान की थी। फिर लेखनी के माध्यम से उन्होंने बिस्मिल, राम, अज्ञात नामक कुछ कविताएं भी लिखी थी। बिस्मिल के नाम से लिखी थी, राम के नाम से, अज्ञात के नाम से कुछ कविता भी लिखी थी। फिर बात करते हैं बलिदान की। इनका बलिदान, इनको फांसी पे चढ़ा दिया था, 9 दिसंबर को फांसी पे चढ़ा दिया था, ठीक है जी। तो ये बिस्मिल जी के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रख लेना, बेसिक सी चीज़ें याद रख लेना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चीज़ें क्या चल रही है बाद में देखेंगे, पहले लोकेशन देखो, ये काम की चीज़ें। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, प्रीलिम में एक क्वेश्चन डन मान लो, कहाँ से? मैप से। एक क्वेश्चन डन मान लो मैप से। क्या है? ईरान है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, इराक है, ये सारे देश है। यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये सारे देश है। यहाँ पे अबू धाबी है। राजनीतिक पार्टी तो सुना था, लेकिन ये राजनीतिक कैदी पहली बार सुना है। राजनीतिक पहली बार, उनको या क्या स्टेटस रहता है?
अब जेल में दे दिया जाता ना उस टाइम में, तब अगर उनको अगर पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाता, राजनीतिक कैदी माना जाता, तो एक इम्पैक्ट पड़ता था। मतलब भारत में अंग्रेजों का कहना क्या था कि अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय लोग हैं, उनको राजनीति की समझ नहीं है, उनको पता ही नहीं कि राजनीति कैसे होती है। तो अगर उनको राजनीतिक कैदी कहा जाएगा तो उनको ये लगेगा कि भाई हाँ, भारतीयों को समझ है, भारतीय इस बारे में जानना है। तो वो ऐसे नहीं चाहते कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। इनका एक विचार था कि भाई एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें राजनीति की समझ है, हमें पता है राजनीति कैसे होती है, हमें पता है देश को कैसे चलाया जाता है। ये दर्शाने के लिए वो अपने आप को राजनीतिक कैदी के रूप में मान्यता दिलाना चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल नॉलेज है, हमें आप गंवार मत समझो। आप ये समझ रहे हो कि हम तो जंगली है, हम गंवार है, हम असभ्य है। हम असभ्य नहीं है, हमें पता है। हम केवल इसी वजह से आपके अंडर में है क्योंकि हम पहले से बैल बुद्धि थे और हमने नहीं समझा था आपको, बट हम आपको समझ गए हैं। हम आपने विश्वास किया था, वो गलत किया था हमने आप पे विश्वास करके, लेकिन अब हम समझ गए हैं आपकी जो असली औकात है हमें समझ में आ गई है, इसलिए आप हमें राजनीतिक कैदी कहो। ठीक है जी। तो ये सारे देश हैं। अब यहाँ पे देखो ओमान, ये ओमान है, यहाँ पर जो है ना ये ओमान का है। अब यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो देशों के बीच में है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये ईरान और ओमान के बीच में, ईरान और यूएई के बीच में नहीं है। ऊपर ईरान है, नीचे कौन सा है, नीचे है ओमान। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये किस किस को जोड़ता है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, इसको ओमान गल्फ से जोड़ता है। पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ता है, या फिर पर्शियन गल्फ को किससे जोड़ रहा है, अरेबियन सी से जोड़ रहा है। इधर पर्शियन गल्फ है, इधर अरेबियन सी, इनको जोड़ रहा है, या फिर पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ रहा है। कौन कौन से देशों को अलग कर रहा है, ईरान को ओमान से अलग कर रहा है, ईरान से ओमान से अलग कर रहा है। जोड़ किस किस हो रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इस वजह से है, इजराइल ईरान के बीच में वॉर चल रही है, टेंशन चल रही है। इसी बीच एक न्यूज आती है कि ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, हमारा जो ऑयल का व्यापार होता है वो यहीं से होता है, पर्शियन गल्फ से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, ओमान से होते हुए, अरबियन सी से होते हुए भारत में आता है। यहाँ से हमारा व्यापार होता है। अगर ये बंद कर दी गई, हमारा व्यापार है वो खतरे में आ जाएगा, हमारा जो व्यापार है वो खतरे में आ जाएगा। ऑयल वाली न्यूज़ है, बिल्कुल वही है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से ये चर्चा में है। तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, हाँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मेरे भेजे में नहीं गुस्सा, वापस बताइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में वापस बताओ। ओके राइट, रुकिए वापस देखते हैं, वापस देख लेते हैं इसको। ओके ठीक है, ये एक यहाँ पर पानी पड़ा है, समंदर है, ठीक है, ठीक है, अरबियन सी है, ये यहाँ पे पानी पड़ा है। ये अलग अलग देश है, यहाँ पे कौन सा है, ईरान है, यहाँ पे कौन सा सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे कौन सा कुवैत है, यहाँ पे कौन सा कतर है, यहाँ पे अबू धाबी, यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पे ओमान, और ये है ऊपर ओमान का मैप। तो यहाँ पे ये ओमान है, ठीक है, ये ऊपर वाली चोटी है ना, ये ओमान की है, यहाँ पे ओमान के नीचे है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। जल संधि का मतलब होता है एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी है मतलब एक जल का एक निकाय मान लो, एक जल का निकाय यहाँ पे मान लो। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे कौन सी है, ओमान गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्शियन है। इन दोनों को बीच में, यानी कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जो भी पतली सी वाटर बॉडीज होती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली स्ट्रेट। तो ये क्या है, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, दो जलों की जो बॉडी होती है उनको जोड़ने वाली, संधि मतलब जोड़ रही है, तो ये होती है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट का नाम क्या है, हॉर्मुज। स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर है, ये किस किस को जोड़ रही है, ऊपर पर्शियन गल्फ को किससे जोड़ रही है, ओमान गल्फ से। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किस किस को जोड़ रही है, तो अगर ऑप्शन में हो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ रही है तो आपका ऑप्शन होगा सही। अगर ऑप्शन हो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ के अलावा अरबियन सी से भी जोड़ रही है तो भी आपका ऑप्शन होगा सही। अगर आपको ये भी पूछ ले पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन से जोड़ रही है तो भाई अरबियन सी के बाद में इंडियन ओशियन भी आ जाएगा, तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ रही है, पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ रही है। ठीक है, अलग किस किस को कर रही है, ईरान को अलग कर रही है, किससे, ओमान से अलग कर रही है, ईरान को ओमान से अलग कर रही है।
ये पॉइंट पता होना चाहिए, इतना ही पॉइंट था। बाकी लड़ाई क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, इसके बारे में हमने कल बात की थी। भारत पे क्या भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, भारत को क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में हमने कल बात की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB। AAIB क्या होता है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एयरक्राफ्ट होते हैं, वो नुकसान हो जाता है, उनकी दुर्घटना हो जाती है, तो उनकी जांच करने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया था। सर ध्यान देने वालों की भेजे में हमेशा घुसता है। नहीं वैसा कुछ नहीं है, कई बार समझ में नहीं आती सर, ऐसा कुछ नहीं है शिवांश जी, कई बार है ना समझ में नहीं आती है। प्लीज़ ऐसे मत बोला करो यार, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB। AAIB क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। AIB की स्थापना कब हुई थी? AAIB की स्थापना हुई थी 2012 में। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये जरूर याद रखा करो। UPSC ऐसी क्वेश्चन जरूर पूछती है कि कौन सी मिनिस्ट्री से अंतर्गत है। मोस्ट वेलकम शिवांश जी। हर किसी की मेमोरी एक जैसी नहीं होती है जी, है ना, वो आपस में छोड़ो इस बात को। पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हैं ना, अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, प्लीज अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो AIB की स्थापना हुई थी 2012 में। नागर विमान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एक अटैच ऑफिस है। अटैच ऑफिस का मतलब होता है संलग्न ऑफिस। ये जो ऑफिस है इससे जुड़ी हुई ऑफिस है। तो जो AAIB विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, इंग्लिश में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये किसके अंतर्गत आती है? ये नागर विमान मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, और इसके अंतर्गत भी ये एक अटैच ऑफिस है। कैसी ऑफिस है? ये एक संलग्न ऑफिस है, जुड़ी हुई ऑफिस है। ठीक है, क्या करता है AAIB, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या करता है? ये एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन है 1944 का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन है 1944 का, इसके दायित्वों को पूरा करता है। इसने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात नहीं, प्लीज नो डिस्कशन, कोई बात नहीं, हो गई है ना, लीव इट, लीव इट, लीव इट, छोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं करते अपन, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। भारत की तरफ से NX 13 इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन 1944 के दायित्वों को पूरा करता है। एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, एक कन्वेंशन बनी हुई है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत सारे जो देश है उनको एक दायित्व दिया गया है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको इस दायित्व को पूरा करना है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है भारत में कौन पूरा करता है? तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा भारत में पूरा किया जाता है। ये क्या करती है? केंद्र सरकार है या कोर्ट के द्वारा? जी जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये मैंने पता ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर पूछती है UPSC, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे, 4 स्टेटमेंट होंगे, उसमें आगे लिखा होगा कि ये स्टेटमेंट है, इस बॉडी से संबंधित है, इस मिनिस्ट्री से संबंधित, ऐसे है ना स्टेटमेंट बनाएगी। तो आपको वहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट करना होगा, तो वहाँ पे एलिमिनेशन में हेल्प हो जाती है। अगर एग्जैक्ट याद ना हो तो एलिमिनेशन में हेल्प हो जाती है। तो भारत की तरफ से ये कौन सी इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन 1944 की, इसके दायित्व को या फिर इसने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको पूरा करती है केंद्र सरकार, या फिर जो कोर्ट है, जो भी अधिकारी नियुक्त करती है उसकी हेल्प करने का काम करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है जी, अब क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें याद मत रखो, बस आगे बढ़ो। प्लीज़ मत बोलना कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभार घूम फिर के आ जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना इसमें जिसमें लिखा है, बस यहाँ पे यही लिखा है। ये देखो, आप खुद भी देख लो, 250 ग्राम है, 2200 ग्राम है, क्या याद रखना है इसमें, इतना ही पता होना चाहिए। AIB होता क्या है, AAIB क्या होता है? AAIB है जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह है, जो भी फ्लाइट वगैरह है, वो कनेक्ट, जो मतलब नष्ट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। ज्योग्राफी शाम को होती है ना, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं अपन शाम के 8 बजे टाइम में। तो जो भी उनका नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जांच करती है, उसके बारे में जो भी काम दिए जाते हैं उसको संभालने का काम करती है AAIB। बस इतना ही याद रखो, ठीक है, AAIB का काम इतना ही है। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा वो फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है वुमेन पॉलिटिकल लीडर रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UN वीमेन के द्वारा।
यूएन वीमेन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। महिलाओं की राजनीति में क्या स्थिति है, महिला कितनी है वो लीडर है, इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है यूएन वुमेन के द्वारा। यूएन में जो वुमेन की एक संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। इतना पॉइंट याद रखो। इसके बाद में ये जो है सारे पॉइंट मेंस के हैं, अगर याद रहे तो लिख लो, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। प्रीलिम में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि महिलाओं की कितनी भूमिका है, महिला कितनी है वो राजनीति में है, ऐसी प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेंस में अगर महिलाओं के बारे में कुछ लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पूरी दुनिया में ओनली 25 देशों में महिला है वो शीर्ष राजनीति नेतृत्व में, मतलब प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बात करते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात करते हैं, तो जितने भी देश है उसमें से केवल 25 देशों में महिला है वो टॉप नेतृत्व में है। पहला पॉइंट है। दुनिया भर में केवल 20% महिला है वो कैबिनेट स्तर पर है। अब इसको कैसे याद रखोगे? आप ऐसे लिख सकते हो, दुनिया में केवल कुछ ही देशों में, दुनिया में केवल कुछ ही देशों में महिला है वो टॉप नेतृत्व में है। हाँ, वर्ल्ड के बारे में लिखना हो या फिर महिलाओं के बारे में लिखना हो तो इस प्रकार के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं ना कि वर्ल्ड लेवल पर भी महिलाओं की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, कि पूरे वर्ल्ड में जब बात करते हैं तो केवल कुछ ही महिला है वो टॉप राजनीतिक नेतृत्व के रूप में है। ठीक है, दुनिया भर में केवल 20% या ऐसे कुछ परसेंटेज बता दो, कुछ प्रतिशत ही महिला है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में है। अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहता है तो कुछ का वर्ड यूज कर लो, नहीं तो एक फिगर याद कर लो, 20% है, 15% है, ऐसे कोई फिगर याद कर लो कि भाई इससे अधिक है या इससे कम है, ऐसे कर लो कि 30% से कम महिला है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के स्तर पर है, 30 से भी कम महिला है वो राजनीतिक नेतृत्व में है। ऐसे मतलब एक फिगर याद कर लो कि भाई उसके आसपास की है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं, इसका फिगर याद कर लो कि या तो उससे कम है या उससे ज़्यादा है। ओके जी, भारत की क्या स्थिति है? भारत का ये स्थिति आती है 174 का नंबर, 181 टोटल देश है, उसमें भारत की स्थिति क्या है? 174 पर, 15174 पर स्थिति है भारत की। मतलब भारत की स्थिति तो डामाडोल है, बहुत घटिया स्थिति है। क्यों है? देखो इसका कारण भी बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भारत सबसे कंगाल है, भारत सबसे खराब है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यह है कि भारत में जनसंख्या बहुत है। जनसंख्या तो चाइना में भी बहुत है, फिर चाइना अपने डेटा देता नहीं है, चाइना अपना रियल डेटा है वो देता नहीं है। फिर चाइना में महिलाओं की भूमिका ठीक भी है, चाइना में महिला फिर भी ठीक ठाक राजनीति में है। भारत में क्या, एक तो महिला है ज़्यादा, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है। अब उसमें से कुछ, जैसे यहाँ पे 100 महिला हैं, 100 में से अगर 10 महिला हैं वो भी राजनीति में है तो क्या आएगा? 10% महिला है वो राजनीति में है। और यहाँ पे महिला कितनी है? मान लो दूसरे देश में 10 महिला है, उसमें से एक है, 20 महिलाओं में से एक है, तो वो कहेगी यहाँ पे स्थिति ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे स्थिति खराब है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में स्थिति इतनी भी बुरी है, मतलब अफ्रीका के देशों से स्थिति बुरी नहीं है, परंतु भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, इस वजह से कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति खराब है। ठीक है, तो यही बात की जा रही है कि महिला भारत में कितने प्रतिशत है? 5% महिला है वो मंत्री पद पे है। और कुछ ये भी कारण है कि भारत में जो नेता होते हैं ना, वो अपनी पोस्ट छोड़ते नहीं, अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे किसी के लिए भी, वो अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं है। तो वो अपने बेटे को ही देने की कोशिश करते हैं, फिर बेटे को तो महिला पीछे रह जाती है इस चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे यही फिगर की डेटा की बात की गई है। तो वुमेन पॉलिटिकल लीडर जो रिपोर्ट है उसे कौन जारी करता है? यूएन वुमेन के द्वारा जारी की जाती है। डेटा दे रखा है, अगर चाहो तो याद कर सकते हो। महिलाओं की राजनीति में धीरे धीरे भूमिका है वो कम होती जा रही है, लैंगिक पक्षपात हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। ओके जी, नेक्स्ट है ये है स्टेटनिस और स्पेसिस। ये क्या होता है? सेप्सिस और स्टेनिस ये क्या होता है? सेप्सिस एक प्रकार की बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, ठीक है, तो आप समझ लेना, ये ऐसी स्पेलिंग है सेप्सिस। अब ये क्या होता है? एक प्रकार की जानलेवा बीमारी है। इसमें जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा जवाब देता है। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कैसे, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है, आपको बोला था कि एक बच्चा खड़ा है, ये एक बच्चा खड़ा था, साइकिल लेके खड़ा है, आप इसको थोड़ा सा धक्का दे दो, ये साइकिल लेके चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पुश कर दो, थोड़ा सा धक्का दे दो। आप जोर से आए, जोर से धक्का दे दिया, ये बेचारा गिर ही गया। इतना जोर से धक्का दिया कि ये बच्चा गिर गया। आपको इतना बोला गया तो ओनली थोड़ा सा पुश करो, नॉर्मल पुश करो, और आपने जोर से ही धक्का दे दिया। या फिर बोला था इस बच्चे को थोड़ा सा चांटा मार के समझाओ, आपने हथौड़ा ही मार दिया। ओनली चांटा मार के समझाने को बोला था, आपने हथौड़ा मार दिया, बच्चा ही चला गया, परमानेंट इलाज ही हो गया इसका। तो ऐसा होता है किसमें? ये जो स्पेसिस बीमारी होती है इसमें हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, इसको काम क्या दिया जाता है कि भाई कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज करना है आपको।
ठीक है, कोई भी अगर आपके पास कोई वायरस आता है, कोई बीमारी होती है, तो आपको क्या करना है, उसका इलाज करना है। तो अब ये इलाज करने के लिए मान लीजिए ये वायरस आया है, जो भी वायरस वगैरह कुछ भी आ गया है, अब इसको बोला गया इस पर रिएक्ट करो। तो ये रिएक्ट तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है कि फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। ये बीमारी तो नष्ट हो जाती है, बीमारी तो नष्ट हो जाती है, पर इसके कारण नहीं, जो इम्यून सिस्टम ज़्यादा रिएक्ट करता है उसके कारण नुकसान हो जाता है। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र को बोला था, भाई एक बीमारी आ रही है, तू उस पर रिएक्ट कर। तो इसको रिएक्ट करना था नॉर्मल, जितनी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग। मक्खी को मारना था, जो मच्छर था उसको मारना था, तो उसके लिए गोली का उपयोग थोड़ी करोगे। तो इसके सामने मच्छर आया था और इसने गोली मार दी, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। तो सेम यहाँ से ऐसे देखने को मिलता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम था इसको बोला था कि मच्छर जैसी बीमारी है, उसको क्या मच्छरदानी से मार दे, या फिर जो मच्छर मारने वाला है तो उसको मार दे, हीट वगैरह से मार दे, पर इसने गोली ही मार दी। अब गोली मच्छर को तो लगी नहीं, लगी हमारे शरीर को जाके, हमें नुकसान हो गया। तो ये स्पेसिस क्या होती है, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, इसकी वजह से बीमारी तो नष्ट हो जाती है, पर नुकसान और भी हो जाता है। हमारे संक्रमण होता है वो उससे ज़्यादा और नुकसान हो जाता है। इससे क्या होता है, सूजन आ जाती है, अंग होते हैं वो फैल जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं वो फैल जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो नुकसान होने को देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आता है स्टेंसिस। ये क्या होता है स्टेंसिस? इसका मतलब होता है एक दवाइयों का समूह है। जो दिल की बीमारियां होती हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होती है, उसके लिए एक दवाइयों का समूह है। मतलब क्या, मेडिसिन का एक समूह है जो भी अलग अलग प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है उनको रोकने के लिए एक दवाइयों का समूह है, जिसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती है, जैसे कि ये है एंटी इन्फ्लामेंट्री। इसमें क्या होती है, सूजन को कम करने का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेंट्री जो कि सूजन को कम करती है। फिर है इम्यूनोडक्टलरी, इसमें क्या होता है, इम्यूनो सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको संतुलित करता है। फिर ये एंटी ऑक्सीडेटिव, ये क्या होती है, ऑक्सीडेटिव तत्वों से रक्षा करती है। फिर क्या होती है, एंटी थर्मोबायोटिक, ये खून के थक्के बनने से रोकती है। फिर सेप्सिस क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये शरीर के सूजन को रोकने में मदद करती है। सेप्सिस में स्टेसिस क्यों उपयोगी होती है, क्योंकि ये जो खून का थक्का बनता है या शरीर में सूजन आती है, इसे रोकने में मदद करती है। तो ये कुछ दवाइयों के नाम पड़े हैं, याद रहे तो रख लो। क्वेश्चन तो देखो भाई कभी कभार आते भी हैं, तो अगर आपसे याद रहे तो रख लो, बाकी नाम तो आप देख लो, ये टफ है, मैं मना नहीं कहूँगा याद मत रख लो, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन आते भी है, यूपीएससी भी पूछ लेती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, एक दो बार पढ़ लो, मेरे से भी नहीं होगा, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, आप याद करने की बात कर रहे हो। तो वही बात समझ, मैं तो यही मान के चलता हूँ, प्रीलिम में 100 आउट ऑफ 100 तो लाने नहीं है। अगर एक आध क्वेश्चन गलत भी चला गया तो हमारा कौन सा एग्जाम रुक जाएगा। 85 तो क्वेश्चन सही करने हैं, उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, उनसे पढ़ लेंगे। साइंस के क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तो क्या दिक्कत है, इतना लोड नहीं लेना है, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं है तो छोड़ो, लोड लेना ही नहीं, उसके लिए दिमाग खराब करना ही नहीं है, आधा घंटा वेस्ट करना ही नहीं है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स के बारे में। क्या है ब्लैक बॉक्स, अभी चर्चा में क्यों आया, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, हम सबको पता है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई है, कहा जा रहा है 200 प्लस लोगों की, 241 या 42 लोगों की जान चली गई है। अब इसमें क्या होता है, जो भी प्लेन होता है ना, मान लीजिए ये प्लेन है, अब कैसी इमेज है मेरे को नहीं पता, बट ये जो प्लेन का पिछला भाग होता है ना, इसमें एक बॉक्स रखा जाता है। ये बॉक्स होता है रेड कलर का होता है। ये जो बॉक्स होता है कैसे कलर का होता है, हाँ वो प्लेन के बारे में बताता है, भाई प्लेन है, उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में बताता है कि ये किस प्रकार से होगा, उसमें रिकॉर्डिंग क्या क्या थी, उसमें इंजन कैसे काम कर रहा था, उसमें लोगों ने क्या क्या बातें की थी, जो पायलट था उसने क्या बात की थी, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे था, इस सब के बारे में जानकारी देता है ब्लैक बॉक्स। ये सब ने न्यूज़ में पढ़ रखा होगा, सब ने पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है। कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता, रेड कलर का होता है। बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है कि आग की स्थिति में भी नष्ट नहीं होता है, चाहे उसको पानी में कितना भी पटक दो तो भी नष्ट नहीं होता है, महीने तक पानी में पड़ा रह सकता है तो भी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। एक बीप बीप का साउंड भी करता है ताकि आप इसको ट्रेस भी कर सकते हो। तो ये ब्लैक बॉक्स के बारे में ऑलमोस्ट सबके बारे में इन्फॉर्मेशन है ही। ब्लैक कलर का नहीं होता है, नाम ब्लैक बॉक्स है, होता है रेड कलर का, बहुत मजबूत होता है, टाइटेनियम का बना होता है, स्टील का बना होता है, जो नष्ट नहीं होता है। प्लेन के पिछले हिस्से में होता है ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि प्लेन का जो पिछला हिस्सा है वो नष्ट कम होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सिपकिला जो दर्रा है उसके बारे में। समंदर में भी 1 महीने तक एक्टिव रहता है जी, समंदर में भी 1 महीने तक एक्टिव रहता है, राइट, सही बात है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सिपकिला पास के बारे में। सिपकिला पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, चाइना यानी कि तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है
वहाँ पर है सिपकिला पास। यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना। तो सिपकिला पास है, वहाँ पर है। अब ये सिपकिला पास चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे पहले बंद कर दिया था, फिर वापस स्टार्ट कर दिया है, इस वजह से चर्चा में है। अब बात करें सिपकिला पास की, तो जो सतलज रिवर है वो भारत में जो एंट्री लेती है वो यहीं से लेती है। सतलज रिवर है वो भारत में सिपकिला पास से ही एंट्री लेती है। तिब्बत में एक लेक है, कौन सी? राकस्ताल लेक, जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। यहाँ से ये जो सतलज रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। सतलज रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये राकस्ताल लेक है, कहाँ पर है? मानसरोवर लेक के पास में, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। फिर ये जो सिपकिला पास है यहाँ से होती हुई भारत में एंट्री लेती है, हिमाचल प्रदेश में आती है और फिर आगे इंडस रिवर में मिल जाती है। तो ये सिपकिला पास के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ही है। फिर इसे क्यों बंद किया गया था, क्या चीज़ें हैं, ये तो वैसे काम की है नहीं, ठीक है जी, कुछ भी नहीं। कोविड के टाइम में इसे बंद किया गया था। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार के लिए जरूरी है, यही चीज़ लिखी हुई है। प्राचीन में जो सिल्क रूट था उसका एक हिस्सा था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो मतलब हमें याद रखना चाहिए। लिखा हुआ इस वजह से क्योंकि लिखना जरूरी है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको याद करनी चाहिए। आप पढ़ोगे आसानी से क्लियर है सारी चीज़ें। इसका यार पास का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पासेस से है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना था, काफ़ी सारे पासेस थे, जम्मू कश्मीर के भी पास थे, तो कौन से देश से लगता है, ऐसे कुछ असेंडिंग ऑर्डर वगैरह कुछ था। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइडिया जरूर होना चाहिए कौन सा पास कहाँ पर है। कुछ रोड को कनेक्ट करते हुए पास होते हैं भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे पास है जो रोड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। पासेस आपको याद होनी चाहिए सारे सारे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में। अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होती है, फिर से बता रहा हूँ। वर्चुअल डिजिटल एसेट, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये क्या है? मेरी वर्चुअल एसेट है। मेरी जो फोटो है वो क्या है? मेरी वर्चुअल एसेट है। आप रील बना रहे हो, आपकी वर्चुअल एसेट है। आपकी फोटो जो होगी आपकी वर्चुअल एसेट होगी। कुछ भी वर्चुअल जो चीज़ होगी आपकी, वो एक प्रकार की एसेट होगी। ऐसी एसेट है वो जो डिजिटल रूप से होगी, जिसे आप बिटकॉइन कह सकते हो, इथेरियम कह सकते हो, एनएफटी कह सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये वर्चुअली, वर्चुअली मतलब है फिजिकली आप इसको छू नहीं सकते हो, वर्चुअली आपको उसको देख सकते हो। फ़ोन में फोटो है, वो तो फ़ोन में दिख रही है, अब उसको आप बाहर निकाल के ऐसे वो करवा के टच थोड़ी कर सकते हो, तो वो एक वर्चुअली एसेट है, ठीक है जी। आप बोलोगे मैं उसको इमेज जनरेट कर दूंगा, नहीं, वो एक वर्चुअल ही रहेगी, ठीक है। वो इंटरनेट पे दिख रही है, वो एक वर्चुअल ही है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट ऐसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, और वर्चुअली का मतलब होता है जो ऑनलाइन रहे, डिजिटल रूप से रहे, वो होती है वर्चुअली डिजिटल संपत्ति, ठीक है। अब ये कैसे काम करती है? एक होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? अलग अलग इंटरनेट के जो कनेक्शंस होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग जो क्लाउड होते हैं, उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। इस डेटा में स्टोर कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया। अब ये डेटा है ना कभी खत्म नहीं होगा। इंटरनेट पे एक बार डेटा चला गया तो वो क्लाउड में चला जाएगा, और क्लाउड में जो डेटा चला गया वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये होता है ब्लॉकचेन। अब इसके माध्यम से हम वर्चुअली डेटा जनरेट करते हैं, जैसे कि कोई इमेज जनरेट कर दी, जैसे कोई भी डेटा हमने जनरेट कर दिया है, तो वो एक वर्चुअली डेटा होता है हमारा। एनएफटी हो गया है, बिटकॉइन हो गया है, इथेरियम हो गया, क्रिप्टो करेंसी होगी, ये सारे क्या वर्चुअली एसेट है। तो ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। अब इस पर टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स कैसे लगाया जा रहा है? तो पहले ये समझो सीबीडीटी क्या होती है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये एक संस्था है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या, ये जांच कर रहा है कि कुछ लोग हैं उनके पास में वर्चुअली संपत्ति है, मतलब डिजिटली उनके पास में क्या एसेट है। अब ये जो एसेट है ना, इसकी वो पैसे नहीं देते। मान लीजिए मेरे पास में 100 करोड़ रुपए हैं, इसके बदले में मैंने क्या कर दिया है, एनएफटी खरीद ली है, ये जो इथेरियम ये खरीद लिया, बिटकॉइन खरीद लिया है, अब ये मेरे पास में वर्चुअली रूप से है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये जांच कर रहा है कि भाई कुछ लोगों के पास में डिजिटल रूप से पैसे हैं, इसके बदले में वो लोग टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, और वो क्या चुपके से जो टैक्स है उसकी चोरी भी कर रहे हैं। काला जो धन है, ब्लैक मनी है, उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी कर रहे हैं। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई आप क्या करो, आपके पास में अगर वर्चुअली कोई डिजिटल संपत्ति वगैरह पड़ी है जिसके माध्यम से आपने ब्लैक मनी की है, तो आप हमें अपनी मर्जी से, जैसे मेरे पास संपत्ति पड़ी है, ब्लैक में संपत्ति पड़ी है, तो गवर्नमेंट मेरे को बोलती है भाई तेरे पास अगर पड़ी है, तूने पहले गलती कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तू क्या कर, जो भी तेरे पास संपत्ति पड़ी है उसका कुछ परसेंटेज हमें दे दे, बदले में हम तेरे पे जो भी दंड वगैरह लगता था, जो भी जुर्माना लगता था, वो नहीं लगाएंगे। वो हमारे गांव में कहते हैं ना कि भाई तूने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है तो मान ले,
और तू जो जितने पैसे चुराए हैं उसमें से कुछ पैसे वापस दे दे और फिर हम तेरे को छोड़ देंगे। फिर जब वो पैसे वापस देता है तो उसको मार भी पड़ती है और सारे पैसे भी उसे ले लिए जाते हैं। तो वैसा वाला कांड यहाँ पे करने में, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो सही में ये चोरी है वो उसको रोकना चाहती है, गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है। अब सीबीडीटी है वो नज्ड अप्रोच करना चाहती है। नज्ड मतलब उनको वार्निंग दे रही है, भाई आप है ना क्या करो, हमारे पे विश्वास करो, हमारे पे विश्वास करते हुए जो भी आपके पास में ऐसी फर्जी ब्लैक मनी वगैरह पड़ी है वो हमें उनमें से कुछ पैसे दे दो, बदले में हम आप पे जो भी जुर्माना लगने वाला होगा, जो भी आपको सजा मिलने वाली होगी, हम आपको माफ़ कर देंगे। इसे कहा जाता है ट्रस्ट फर्स्ट, यानी कि पहले विश्वास किया जाता है, इसके साथ ही ये काम किया जाता है। ठीक है जी, इतनी चीज़ें समझ में आई। लोगों को वो मौका दिया जा रहा है, आपने जो भी इनकम चुराई है वो वापस दे दो, हम आप पे कोई भी छापा नहीं मारेंगे, हम आपको फ्री कर देंगे। यही बात यहाँ पे की जा रही है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि वर्ल्ड की, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या को छोड़कर बताना क्या क्या कारण हो सकता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी किस टर्म में है? हमारे पास में जीडीपी ज़्यादा है, जीडीपी ज़्यादा है जीडीपी सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे पास में पर कैपिटा इनकम नहीं है। अगर आप बात करो कि पर कैपिटा इनकम के तौर पे हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, हम जीडीपी के टर्म में आ गए। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पेन बना दी है, उस पेन को आपने खरीद लिया है, अब ये क्या जीडीपी में काउंट होगी? फिर ये पेन आगे बेच दी, ये जीडीपी में काउंट होगी। इनडायरेक्टली वही चीज़ें चल रही है। हम बात जो हम डेवलप कर रहे हैं वो पर कैप, हम ये बुरी बात नहीं है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इसका मतलब हमारी सारी समस्या खराब वो खत्म हो गई है। तो इसके कारण क्या क्या है? हमारी जो ग्रोथ है ना वो बिना एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी जो ग्रोथ है वो बिना रोजगार की है। बिना रोजगार की कैसे? हम जो ग्रोथ कर रहे हैं किस में कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा काम कर रहा है। सर्विस सेक्टर में जो रोजगार मिलता है वो कुछ ही लोगों को मिलता है। यूएस बेस्ड कंपनियां होती है, जीडीपी में टैक्स देखो, जीडीपी होती है ना, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी नया प्रोडक्शन करते हो, उस पर जीडीपी आ जाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है, टैक्स वगैरह वो चीज़ें इसमें ही इन्वॉल्व हो जाती है। तो जीडीपी में सब कुछ चीज़ें आ जाती है। आप जो भी चीज़ प्रोडक्ट्स, जो भी आपने चीज़ बनाई, ठीक है, उस चीज़ को बेचोगे। भारत में जो भी एक साल में प्रोडक्शन किया जाएगा, एक साल के भीतर एक देश में जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो सारी जीडीपी होती है। अब उसमें टैक्स वगैरह है ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ बनाने का पैसा लग रहा है, तो वही जीडीपी होती है। ठीक है जी, तो वहाँ पे ये बात कीजिए। भारत का जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट भारत के पास में है नहीं। भारत की जो ग्रोथ हो रही है वो अलग रीजन से हो रही है, क्योंकि रीजन का कारण क्या है? सर्विस सेक्टर पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारे जो ज़्यादातर रोजगार कहाँ से मिल रहा है? रोजगार हमने मिला है कृषि सेक्टर से, आर्थिक सेक्टर से। में जो देखो 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सॉरी एक होता है सर्विस सेक्टर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तीसरा होता है ट्रस्ट, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में तो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर में हम है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम कोई चीज़ें बना नहीं रहे। कोई भी चीज़ में आप देखो मेक इन इंडिया वगैरह है, पर वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। हमारा प्राथमिक सेक्टर अच्छा है और सर्विस सेक्टर अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे है। जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम नहीं करेगा तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा। सर्विस सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे सकता है? आप यूएस की कंपनी में जाके कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? बहुत कम लोगों को रोजगार मिलेगा। और सर्विस सेक्टर में जॉब है वो फिक्स भी नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे पास में है नहीं। प्राइमरी सेक्टर में अब एक खेत है 1 बीघा, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं। अब काम सबको है, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते बेरोजगारी है। काम तो सबको मिल रहा है, पर क्या ये रियल में रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार की बेरोजगारी हो गई जो हमें दिख नहीं रही है। एक प्रकार की बेरोजगारी हो गई। सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग काम करें। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास में सेक्टर है नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे पास में है नहीं। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो काम हमें दिख नहीं रहा है, उनको सैलरी कम मिल रही है। जो लॉ बनाए गए वो लॉ इसी प्रकार के हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम देखने को मिल रही है। हम कहेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, बाहर के 2 देश इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर के लिए एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। क्योंकि देखो सर्विस सेक्टर के लिए तो ठीक ठाक हमारे पास में एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि हम सर्विस तो दे देते हैं। जब आती है मैन्युफैक्चरिंग की तो वो हमारे पास में सर्विस सेक्टर वो हमारे पास में है ही नहीं। हमें कैसी चीज़ें बनानी है? चाइना क्या करता है? चाइना हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। मतलब आप कोई मोबाइल उठाओ, चाइना इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। मतलब उसको देखेगा ये कैसे बना था, सब चीज़ें देखेगा और खुद का एक डुप्लीकेट बना देगा। इस मोबाइल का डुप्लीकेट चाइना बना देगा और इसको बेच देगा।
ये सिस्टम चाइना के घर घर में देखने को मिलता है। भारत में ये सिस्टम कभी डेवलप हुआ ही नहीं है। भारत में सीधा प्राइमरी से टर्सरी में आ गए हम, सीधा एग्रीकल्चर सर्विस में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग तक हम गए ही नहीं है। इसी वजह से हमारी ग्रोथ तो हुई है, बट वो ग्रोथ हुई वो रोजगार के बिना ग्रोथ हो गई है, बिना एम्प्लॉयमेंट की हमारी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी वजह से हमारी जीडीपी तो बढ़ी है, हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम नहीं है। लोगों के पास में इनकम नहीं है तो रोजगार भी कमी है, क्योंकि इनकम होगा तभी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना पाएंगे। इनकम नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो वापस अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसी होगी, एक ग्रोथ तो होगी बट पर कैपिटा इनकम नहीं होगी। तो हमारी ग्रोथ तो बन रही हो, आने वाले सालों में हम तीसरे नंबर पे भी चले जाएंगे, बट वो नहीं होगा। राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, बस यही चीज़ था आज के आर्टिकल में, इतना ही था। यहाँ पे क्या लिखा था, 30% टैक्स लगेगा। मतलब हम ये बात कर रहे थे जिसने ब्लैक मनी छुपा रखी है वर्चुअल एसेट के रूप में, आप 30% दे दो। आपके पास में 100 रुपये आपने छुपा रखे, उसमें से 30 रुपये दे दो और आप मौज करो, बाकी हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यही बात की गई है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।